ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। मेरे पास दो तीन डाउट्स आए थे, तो सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। एक था रिगार्डिंग मंगल दोष। तो मंगल दोष का बेसिकली कंसेप्ट ये है, हम अक्सर परिहार की बात करते हैं कि मंगल दोष का परिहार हो गया। तो बेसिकली क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजर चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे मुहूर्त वगैरह निकालोगे आप, तो मुहूर्त का जो एक्चुअल मुहूर्त के बेसिस पर आप निकालने की कोशिश करोगे, तो मुहूर्त बहुत मुश्किल से निकल पाता है। तो जो लोग प्रैक्टिकल मुहूर्त निकाल रहे होते हैं, पंडित जी वगैरह, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जिसे हम बोलते हैं प्रचलन में ऐसा होता है। मगर प्रचलन में जैसा होता है वो सही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि इंसान यदि बॉर्न हुआ है तो उसका काम है कि उसकी ज़िंदगी की चीज़ें आगे बढ़ती रहें। हम मुहूर्त या इन चीज़ों की वजह से ज़िंदगी को रोक नहीं सकते, थाम नहीं सकते। इसलिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो मुहूर्त बहुत अच्छे नहीं होते, उसमें भी वो निकाल देते हैं और हम कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि आप असली मुहूर्त निकालने पर जाओगे, आपका मूड चिंतामणि के हिसाब से या सिंधु शास्त्र के हिसाब से, तो आपके इवेंट लाइफ के अंदर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए वो क्या करते हैं, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से। तो इसी तरीके से जो मंगल दोष है, वो मंगल दोष है तो है, उसका कोई परिहार हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। मगर चलो, मंगल दोष तो आधे लोगों की कुंडली में है दुनिया में। 6 भावों के अंदर मंगल आ जाता है, लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में। वो सब मांगलिक है। लगने से नहीं आ रहा तो चंद्रमा से आ जाएगा। तो आप यदि कुंडलियां देखोगे तो आपको 60 से 70% लोग मांगलिक होंगे ही होंगे। तो क्या आप 60 to 70% लोग मांगलिक हैं तो इस वजह से हम किसी चीज को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो अपने रास्ते बना दिए हैं, आपको सेटिस्फाई करने के लिए बोल दिया गया है। एक्चुअल में मंगल दोष कभी भी खत्म नहीं होता। मंगल जो ग्रह है, आप एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। ये एक दूसरा क्वेश्चन था, उसका भी मैं यहाँ पर आंसर करूंगा, दोनों को मिक्स करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लैनेट जब किसी भी भाव में जाकर बैठता है, किसी भी भाव में जाकर बैठता है, उस भाव के अंदर अपने करेक्टरिस्टिक लेकर आता है। सपोज मंगल आपका लग्न के अंदर जाकर बैठ गया, तो लग्न के अंदर मंगल जाकर बैठ गया, तो वो पर्सन के अंदर, खुद व्यक्ति के अंदर मंगल के गुण जरूर होंगे। मंगल क्या करता है, आपका एग्रेशन क्रिएट करता है पर्सन के अंदर। यही तो मांगलिक दोष है, और क्या है कि जो मंगल होगा वो अग्रेशन क्रिएट करेगा। अग्रेशन क्रिएट करेगा तो आपके रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम आएगी, मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो मांगलिक दोष वाले वो लोग होते हैं जो कुंडली के 7वें 8वें या लग्न को प्रभावित कर रहे होते हैं, उन्हीं को मांगलिक बोलते हैं प्रैक्टिकली। वो सब मांगलिक होते हैं जहाँ पर मंगल आपके 7वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, 8वें को कर रहा हो, चौथे भाव को कर रहा हो, लग्न को कर रहा हो, मतलब पर्सन को, खुद को, सुख भाव को कर रहा हो। इसके अलावा 7वें भाव को कर रहा हो, 8वें भाव को जब प्रभावित करता है तो मांगलिक दोष होता है। लग्न में मंगल आपके आकर बैठ गया, तो जिस व्यक्ति की लग्न में मंगल बैठा होगा वो उसके अंदर टेम्परामेंटल इश्यूज लेकर आएगा, अग्रेशन लेकर आएगा। मगर क्या अग्रेशन बुरा ही होता है? इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। हम कहेंगे मांगलिक है, लगने के अंदर मंगल बैठा हुआ है, अग्रेसिव होगा बंदा। अग्रेसिव होना आपकी जिंदगी के अंदर दो तरीके के रिजल्ट दे सकता है। वो आपको वो नेगेटिव वे में रिजल्ट दे सकता है, और वो हो सकता है आपको पॉजिटिव वे में भी रिजल्ट दे सकता है। मंगल यदि आपकी लग्न में बैठा हुआ है तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और आपको वो अपलिफ्ट भी कर सकता है। अब यहां पर रोल आता है उसकी लॉर्डशिप का। मंगल की लॉर्डशिप कौन सी है जिसको हम हटा देते हैं, भुला देते हैं जब मांगलिक की बात करते हैं? यदि आपका सपोज पाइसेस लगने की कुंडली है, 12 साइन की कुंडली है पाइसेस लगने की, उसमें मंगल आपका सेकंड लॉर्ड 12th लॉर्ड हो गया, उस व्यक्ति की कुंडली की लग्न में मंगल आकर बैठ गया, मंगल लग्न में आकर बैठ गया, तो उस व्यक्ति के अंदर अग्रेशन डेफिनेटली होगा। मगर क्योंकि वो उसका भाग्य है, 9th लॉर्ड भी है वो मंगल, वो अग्रेशन उसकी जिंदगी बना देगा। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए भी अग्रेशन की जरूरत होती है। तो आपकी लाइफ के अंदर वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे से आपको आगे बढ़ाएगा। आप यदि कोई भी काम कर रहे हो अग्रेसिव वे में काम करोगे, और इसलिए वहां पर आपको क्या होगा, बहुत सक्सेस मिलेगी। मगर वही सपोज आपका लियो लगने की कुंडली ले लीजिए, 5 साइन की कुंडली है,
उसके अंदर मंगल योग कारक हो जाता है और मंगल जाकर आपकी लग्न में बैठ गया, योग कारक प्लेनेट बैठ गया, अग्रेसिव आपको करेगा डेफिनेटली। एक तो पहली बात तो 5 साइन है, सूर्य की राशि है, तो वो अपना आप में अग्रेसिव राशि है। अडामेंट होते हैं ऐसे लोग, उनके अंदर राजा जैसी वो होती है, अकड़ अकड़ होती है उन लोगों के बीच में कि मैं तो राजा जैसा हूं। वहां पे मंगल को और ले जाकर बिठाइए तो हुक्म ही चलाएगा, मगर उसका हुक्म जो चलेगा वो जैसे नरेंद्र मोदी टाइप व्यक्ति बनेगा, जो कहेगा वो, जो उसने डिटरमाइन कर लिया वो कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत वो करके दिखा देगा। इस तरीके का व्यक्ति होगा, वही मांगलिक। तो मंगल और मांगलिक को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब हम सब यहाँ पर लोग काफी पढ़ चुके हैं, सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, तो वो देशी जो बाजार में मंगल दोष जो बताते हैं उसे आपने उस तरीके से नहीं लेना है। मंगल दोष अपना आप में है तो है, उसका कोई परिहार नहीं है। जुपिटर देख ले, उच्च का हो जाए, नीच का हो जाए, रेट्रोगेट हो जाए, राहु बैठ जाए, उसके केंद्र में जुपिटर बैठ जाए, ये सब जुगाड़ है। जैसे हम यहाँ पर जुगाड़ कर लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोगों ने जुगाड़ किए हुए हैं कि ये मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, मगर परिहार किसी भी हालत के अंदर नहीं हो सकता है, ये आप पक्का मान लीजिए। तो जो मांगलिक है वो मांगलिक है, ये श्योर है। अब जो मैंने बताया दूसरी चीज की मांगलिक होना नेगेटिव नहीं होता। दुनिया के 60 to 70% लोग मांगलिक होते हैं और बहुत सारे लोग करीब करीब 30 to 40% डबल मांगलिक होते हैं। और असली मांगलिक जो होता है उसे कोई चेक ही नहीं करता। अब मैं बता रहा हूं, असली मांगलिक होना अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर है, और नेगेटिव फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ द टेम्परामेंट एंड अग्रेशन। जो व्यक्ति मांगलिक होता है वो आपका मैरिड लाइफ में वो अग्रेसिव होगा, उसका टेम्परामेंटल इश्यूज उसके साथ होंगे, मगर उसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस भी होंगे। इट विल डिपेंड अपॉन द लॉर्डशिप, उस कुंडली में मंगल की कौन सी लॉर्डशिप है, उसके बेस पर नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात क्या होता है कि हर एक ग्रह की मैच्योर होने की एक एज होती है। आपके जितने भी प्लेनेट हैं वो पर्टिकुलर एज पर मैच्योर होते हैं। जब वो प्लेनेट मैच्योर हो जाते हैं तो अपने सिग्निफिकेशन नेचर पे छोड़ देते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो जो मैच्योर ग्रह होते हैं, बृहस्पति 16 साल की उम्र के अंदर मैच्योर हो जाता है आपका, आपकी बुद्धिमत्ता 16 साल की उम्र के अंदर आपके माइंड के अंदर आ जाती है। आपने जो बदलना है आप बदल जाओगे, उसके बाद आप बदल नहीं सकते। 16 साल में आपका बृहस्पति मैच्योर हो जाता है। इसी तरीके से सूर्य आपका 22 ईयर के अंदर मैच्योर हो जाता है, आपका मून आपका 24 ईयर के अंदर मैच्योर हो जाता है, आपका वीनस 25 ईयर के अंदर मैच्योर हो जाता है। तो 25 साल आपको पता है कि ब्रह्मचर्य या शादी की उम्र रखी गई है। ब्रह्मचर्य है जो हमारे पूरे 4 जो वो है उनमें सबसे पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य इसलिए रखा गया है कि आपका शुक्र मैच्योर हो गया। अब मैरिज के लिए आप मैच्योर हो, अब आप मैरिज करिए, इसके बाद आपका शुक्र का कोई रोल नहीं है, आपके अंदर वो गुण आ चुके हैं जो कि आपको मैरिज के लिए चाहिए। आप पूरी तरीके से मैच्योर, अब आगे आप मैरिज करिए तो नेचर आपको संभालेगी। इसी तरीके से आपका मंगल 28 साल तक मैच्योर हो जाता है। तो 28 ईयर पर मंगल मैच्योर हो गया, उसकी आयु है। तो 28 ईयर के बाद आपका मांगलिक जो भी है वो नेचर पे चला जाएगा, आपका मांगलिक दोष का इफेक्ट खत्म हो जाता है। 28 ईयर पर आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा। और खत्म होने का मतलब है कि हर एक प्लेनेट की एक पर्टिकुलर एज होती है, जिस एज तक उसके सभी सिग्निफिकेशंस आपकी लाइफ के अंदर मैच्योर हो चुके होते हैं, आपके अंदर रस बस चुके होते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी होती है। तो उन सिग्निफिकेशंस में मैच्योरिटी आने का मतलब है कि आपको समझ आ चुकी होती है। एक व्यक्ति को एक 16 साल की उम्र में बृहस्पति की समझ आ चुकी होती है, आपके अंदर बुद्धिमत्ता आ चुकी होती है, आपको दुनियादारी समझ में आ चुकी होती है, आपको यह समझ में आ चुका होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। ऐसे ही 25 साल की उम्र के अंदर आपको मैरिज की समझ आ चुकी होती है। समझ का मतलब आपको जिम्मेवारियां पता लग चुकी होती हैं। 25 साल से पहले आप यदि कोई भी रिश्ते बनाओगे या जो भी बनाओगे वो इमेच्योर होंगे, वो मैच्योर रिश्ते नहीं हो सकते। यदि 25 साल से कम आप किसी का कोई अफेयर है या वो है तो वो आगे टिकेगा, इस बात की कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि वो लोग समझदार नहीं होते क्योंकि उनका वीनस मैच्योर नहीं होता, मगर 25 साल के बाद वीनस मैच्योर हो चुका होता है। इसीलिए 28 से पहले आप मैरिज करोगे, आपका मार्स मैच्योर नहीं है। मार्स मैच्योर का मतलब आपको अग्रेशन संभालना नहीं आता अपना, आपके अंदर एडमेंट आप हैं, आप अग्रेसिव हैं, एरोगेंट हैं, जो भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कंट्रोल करने नहीं आते। आपको गुस्सा पता ही नहीं होगा कि मुझे गुस्से को कंट्रोल भी करना है। आपको गुस्सा आएगा, आप खुलेआम गुस्सा दिखाओगे, आप हिंसक हो जाओगे, ये सभी तरह की चीजें हो जाएंगी जो कि मंगल के नेगेटिव फैक्टर हैं। मगर 28 साल की उम्र के अंदर मार्स मैच्योर हो जाता है। मैच्योर का क्या मतलब है?
मार्स की बारे में आपको समझ में आ जाती है कि मेरे अंदर एग्रेशन है, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। इसलिए शास्त्रों में जहां भी शंकराचार्य जी ने कहा था, ये उससे पहले नहीं है, शंकराचार्य जी बहुत पुराने नहीं थे, हमारे पाराशर ऋषि के समय पर नहीं थे, 2-1000 साल पहले की बात है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर यदि जिसकी एज 28 ईयर हो जाती है तो उसको मांगलिक दोष का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अब उसको अंडरस्टैंड करें, उसका मंगल दोष खत्म नहीं हो जाता, वो मांगलिक है अभी भी, मगर क्या है, उस व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि मेरी ये आदत खराब है, मेरे अंदर अग्रेशन है, मैं दूसरे लोगों को पीड़ित कर देता हूं, प्रभावित कर देता हूं, तो दूसरे लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम कहते हैं कि 28 ईयर के बाद यदि आप मैरिज करोगे तो मंगल दोष नहीं लगता। इसका मतलब कोई परिहार हो जाता है ऐसा नहीं है, पर उस व्यक्ति को समझ में आ जाती है। तो मंगल दोष है तो है। अब यह है कि उसकी इंटेंसिटी और कम और ज्यादा कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आपका एक प्लेनेट सपोज मेलिफिक है, हम कह रहे हैं कुंडली के अंदर ये प्लेनेट मेलिफिक है, आपको बुरे रिजल्ट देगा, मगर उस पर यदि किसी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि हो जाती है तो नेचुरल सी बात है कि वो आपका थोड़ा उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपका खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से मंगल दोष में होता है, मगर पूरी तरह से खत्म नहीं होता। मैरिज के लिए मांगलिक यदि आप देखना चाहते हो तो शुक्र से जरूर देखिए। मैरिज के लिए मांगलिक शुक्र से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर दोनों के बीच में इंटीमेसी, अफेक्शन कैसा होगा, आप किसी का पति या वाइफ हिंसक तो नहीं होंगे, वो आपको शुक्र से ज्यादा पता लगेगा बजाय लग्न के। शुक्र से यदि आपका वो पर्सन मांगलिक है तो वो इक्वली डैमेजिंग होता है जितना कि लग्न से होता है, क्योंकि शुक्र एक्चुअल में मैरिज का कारक है। और आपको पता है शुक्र मैरिज का कारक इन वॉर्ड में है, और इसके बाद मार्स वहां पर अग्रेशन का कारक है। जब शुक्र मार्स से मांगलिक होता है तो व्यक्ति अग्रेसिव होता है, वायलेंट होता है अपने बिहेवियर के अंदर इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैरिज। तो वीनस से भी हमें ऑलवेज पर्सन को देखना चाहिए कि वो मांगलिक तो नहीं है। हम चंद्रमा से देखते हैं, उसको माइल्ड मानते हैं। चंद्रमा से जो मांगलिक होता है उसके मेंटल स्टेटस पर असर होता है। लग्न से मांगलिक होता है वो शारीरिक रूप से अग्रेसिव होगा, मारपीट कर सकता है इस तरीके से। वो मानसिक रूप से अग्रेसिव होगा जो चंद्रमा से मांगलिक है, वो मेंटली आपको कुछ भी कहेगा मगर वो शारीरिक रूप से नहीं होगा। और वीनस से यदि मांगलिक है तो फिजिकल रूप से जो आफ्टर मैरिज एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा वो पर्सन। तो इस वजह से भी मैरिज के अंदर डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये किसी पर्सन का क्वेश्चन था। इसका एक एक्सटेंडेड उन्होंने और पूछा था कि सपोज लग्न लॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है कुंडली के अंदर। लग्न लॉर्ड, देखिए लग्न लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लग्न से भी ज्यादा, मतलब मेरा ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि लग्न लॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक व्यक्ति का जो भी करैक्टरिस्टिक होते हैं वो आप ये मानकर चलिए कि वो लग्न लॉर्ड किस राशि में गया है इस पर बहुत निर्भर करेगा। लग्न लॉर्ड किस राशि के अंदर चला गया। सपोज किसी का लग्न लॉर्ड आपका सूर्य हो गया, सन हो गया, लग्न लॉर्ड लियो, लग्न की कुंडली हो गई। अब सूर्य आपका सपोज उच्च का है, आपका लग्न लॉर्ड है, वो जहां मर्जी गया हो, वन साइन के अंदर चला गया, तो आप व्यक्ति देख लेना वो बहुत ज्यादा आपका अड़ियल होगा, मना नहीं सकते आप उसको। उसके अंदर जो वो मान लेगा वो आपकी बात कभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो आपका लग्न लॉर्ड सूर्य है। और सूर्य क्या है, आपकी उच्च की राशि के अंदर चला गया, वो सिंहासन पर आपने बिठा दिया है, राजा की स्थिति में जाकर बैठ गया, तो वो आपका कभी भी किसी की बात को मानने की कोशिश नहीं करेगा। अभी उसी को आप सूर्य को नीच की स्थिति में बिठा दोगे, 7 साइन के अंदर बिठा दोगे, कलाकार बन जाएगा वो व्यक्ति। राशि सारी चीजें उसके अंदर से हट जाएंगी। कलाकार कैसा है, आप बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखिएगा, उनके अंदर आपका सूर्य अक्सर नीच का मिलेगा, 7 साइन के अंदर मिलेगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो खराब स्थिति में है। तो खराब स्थिति में जब सूर्य आपका चला गया तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी ठसक जिसे बोलते हैं, एक राजा के अंदर एक ठसक होती है ना कि मैं राजा हूं, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे खराब स्थिति में है। जो व्यक्ति आपका अच्छी स्थिति में जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, खराब स्थिति में वो उतना ही ज्यादा खराब होगा। जैसे कोई एक बहुत रिच व्यक्ति को आप ऐसी एकदम दयनीय बना दीजिए, गरीब बना दीजिए, तो वो उसका बिहेवियर ऐसा होगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं होगी। तो लग्न लॉर्ड को आप जब भी देखते हैं तो लग्न लॉर्ड आपके पूरे करेक्टर को बताता है।
आपके पूरे बिहेवियर को बताता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। लग्न लॉर्ड किस राशि में गया है, उन दोनों को कंबाइन करके आप देखोगे। सपोज किसी का लग्न लॉर्ड जुपिटर है, पाइसेस और सैजिटेरियस लग्न की कुंडली है व्यक्ति की। जुपिटर को आप लियो साइन में बिठा दीजिए, जुपिटर को कहां पर बिठा दीजिए, लियो साइन में, सूर्य की राशि में। मित्र राशि है तो जुपिटर किस राशि के अंदर चला गया, राशि के अंदर चला गया। उस व्यक्ति को आप जल्दी से झुका नहीं सकते, उसके अंदर बहुत अहम होगा, और वो व्यक्ति कभी भी इस बात से, दूसरे की बातों से जल्दी से एग्री नहीं होगा। यदि जुपिटर 5 साइन के अंदर किसी भी व्यक्ति का चला गया, क्योंकि उसका लग्न लॉर्ड एक राजसी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है 5, इसलिए मैं 5 का एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज वो 9 के अंदर चला गया, सैजिटेरियस साइन के अंदर चला गया, किसी का भी लग्न लॉर्ड सैजिटेरियस साइन में चला गया, और पर्टिकुलरली हम कह लेते हैं कि सपोज सूर्य ही लग्न लॉर्ड है और वो सैजिटेरियस साइन में चला गया, या कोई सा भी लग्न लॉर्ड है वो सैजिटेरियस साइन में चला गया, मार्स। अब मार्स जब सैजिटेरियस साइन में चला जाएगा तो सैजिटेरियस साइन आपकी एडवाइस का साइन है, वो सलाह देता है लोगों को। तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर, जैसे मार्स किसी का लग्न लॉर्ड है, उसको सैजिटेरियस साइन में भेज दीजिए, तो वो मार्स से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के अंदर बहुत अच्छा सलाहकार हो जाएगा। उस व्यक्ति का जो करेक्टर देखोगे, आप बहुत सारे लोगों को देखते हो कि जो आप टीवी पर यदि डिबेट वगैरह देखते हो, तो टीवी पर डिबेट देखते हैं, जब आपकी वॉर चल रही होती है तो कुछ एक्सपर्ट आकर बैठ जाते हैं। हाँ, एक्सपर्ट आकर बैठ जाते हैं, एक्सपर्ट आकर बैठते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, वहां पर ऐसा करना चाहिए। तो जिसका लग्न लॉर्ड मार्स सैजिटेरियस राशि के अंदर चला जाएगा, तो दोनों को आप कंबाइन करिएगा, इस तरीके के उसके अंदर एट्रीब्यूट होंगे पर्सन के अंदर, ओरिजिनली ऑटोमेटिकली इस तरीके का उसका बिहेवियर होगा। तो इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि आपका लग्न लॉर्ड किस राशि के अंदर गया है, वो आपके इंटरनल कैरेक्टर को एग्जिबिट करेगा, एक्सटर्नल नहीं। इंटरनल आपका किस तरीके का करेक्टर है, आपका कौन सा इंटरेस्ट एरिया है, आप किस फील्ड के अंदर काम करोगे, तो वो उस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो ये होता है कि एक तो हम लग्न देखते हैं, लग्न पर किस प्लेनेट का असर है, उसका असर आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर डेफिनेटली होगा कि लग्न में कौन प्लेनेट जाकर बैठा हुआ है, उसके करेक्टरिस्टिक होंगे। अक्सर कहा जाता है, देखिए लग्न में शुक्र बैठ गया किसी के, तो ब्यूटीफुल आइज, देखने में खूबसूरत होगा, शुक्र बैठ गया, मगर क्या वो खूबसूरती उसके काम आएगी? दूसरा क्वेश्चन ये है, वो ब्यूटीफुल है, वो चीज उसके काम आएगी? बहुत लोगों की आंखें देखकर लोग समझ जाते हैं कि इसकी लग्न में शुक्र होगा, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। अब बड़ी बड़ी आंखें हैं तो वो उसको डिस्ट्रक्टिव वे में काम आएंगी या कंस्ट्रक्टिव वे में काम आएगी, तो वो अब आप देख लीजिएगा लॉर्डशिप क्या है। यदि शुक्र की लॉर्डशिप पाइसेस लगने की कुंडली है, देखिए 12 साइन की पाइसेस लगने की कुंडली में शुक्र लग्न में जाकर बैठ गया, उच्च का है, मगर वो 3rd और 8th लॉर्ड है, 3rd और 8th लॉर्ड है, तो वो जो उसकी ब्यूटी है वो खूबसूरत होगा देखने में, स्मार्ट होगा देखने में, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, क्या वो उसकी पर्सनैलिटी उसके काम आएंगी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए? वो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी, वो डिस्ट्रक्टिव वे में काम आएंगी, बिकॉज वो 3rd और 8th लॉर्ड होकर लग्न के अंदर जाकर बैठा हुआ है। उसके अंदर वो वर्च्यूज होंगे वीनस के, नो डाउट। आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ना कि मंगल पहले भाव में ऐसा होता है, दूसरे भाव में ऐसा होता है, तीसरे भाव में ऐसा होता है, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, मगर कब कैसा होता है ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा, वो आपको खुद यूज करना है। इसलिए फंक्शनल लॉर्डशिप की इंपॉर्टेंस होती है कि कोई भी प्लेनेट किसी भी भाव में जाकर बैठा हुआ है, वो अपना असर वहां पर लेकर जाएगा, मगर वो असर आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में इंप्रूव करेगा या नेगेटिव वे में लेकर जाएगा, वो उसकी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। कि शुक्र आपकी, यदि सपोज आपका पाइसेस लगने की कुंडली के अंदर शुक्र खराब कर रहा है, तो वो आप ले लीजिए, सपोज हम 10 साइन की कुंडली ले लेते हैं, 11 साइन की कुंडली ले लेते हैं, एक्वेरियस लगने की कुंडली के अंदर यदि शुक्र आकर बैठ जाएगा, तो जो आपकी खूबसूरती है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका फेस है, वो आपकी लाइफ के अंदर काम आएगा प्रोग्रेस करने के लिए, आपको पॉजिटिव वे में वो रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि वीनस जो है आपका वहां पर, पहली बात तो वीनस एक सॉफ्ट प्लेनेट है, आपका ब्यूटी का प्लेनेट है, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीजें वन वे और अदर वे जरूर लेकर आएगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ वीनस के करेक्टरिस्टिक डेफिनेटली होंगे। और नहीं तो ऐसा हो सकता है मेल है उसके अंदर फीमेल करेक्टरिस्टिक हो, वीनस यदि लगने के अंदर आकर बैठ गया तो बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी फीमेल करेक्टरिस्टिक है, मेल हैंडसम होना ठीक है, मगर ब्यूटीफुल है तो वो आपका फीमेल करेक्टरिस्टिक हो गया। अब उसके लिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी अपनी लॉर्डशिप पर। तो इस तरीके से हम लग्न और लग्न लॉर्ड की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि लग्न लॉर्ड कहां पर जाकर बैठा हुआ है,
वो उस व्यक्ति के अंदर वो करेक्टरिस्टिक होंगे, और लग्न के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी उस पर्सन के अंदर करेक्टरिस्टिक होंगे। तो ये दो टॉपिक मेरे पास जो डाउट्स आए थे वो मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किए हैं। एक कारका का छोटा सा पोर्शन बच गया था, मैंने 8th हाउस तक मैं कारक एक्सप्लेन कर चुका था। अब मैं 8th हाउस के आगे के कारक एक्सप्लेन करूंगा। 9, 10, 11, 10, 12 हाउसेस के जो कारक बच गए थे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया था। तो देखिए लाइक कारक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो यदि आपका कारक एफ्लिक्टेड हो तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपको चाहे रिजल्ट मिल जाए मगर आप उन रिजल्ट को इंटरनली एंजॉय नहीं करोगे। तो कारक की ये इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा। किसी भी भाव के रिजल्ट में भाव फल के अंदर 3 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं जो प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। नंबर 1 आपकी इंपॉर्टेंस होती है उस भाव की, दूसरी इंपॉर्टेंस होती है भाव स्वामी भावेश, और तीसरी इंपॉर्टेंस होती है आपकी कारक की। तो कारक आपको एक्चुअली उसके टेस्ट को बताता है। कारक यदि आपका पीड़ित हो या कारक वेल प्लेस्ड ना हो तो आपको उसके चाहे रिजल्ट मिल जाए मगर आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये कारक की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो एंजॉयमेंट ऑफ दैट, किसी भी चीज के सिग्निफिकेशंस को एंजॉय करने के लिए उसका कारक का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। कारक का प्लेसमेंट कब खराब होता है? जब कारक खुद के ही भाव में, किसी भी भाव का कारक उसी भाव के अंदर आएगा तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको कितने ही अच्छे मिल रहे हो मगर आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाओगे। या उस भाव से वो 6, 8, 12 के अंदर चला जाए, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में चला जाए, तभी भी प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करेंगे आपका 9th एंड 11th हाउस का। यहाँ पर कारक है जुपिटर एंड जर्नी ऑफ द लाइफ। तो जुपिटर आपको देखिए 9th, 10th, 11th एंड 12th। मैंने कहा था लास्ट क्लास में 8th भाव के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 8वां भाव आपका एंड है। एंड का मतलब नॉट फिजिकल बॉडी, आपकी जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं उनका अंत आप मानकर चलिए। 8वें भाव तक आपकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है। उससे पहले आपकी लाइफ के अंदर सभी चीजें घटित हो जाती हैं। पहले भाव में आप जन्म लेते हो, दूसरे भाव में आप खाना खाना सीखते हो, बोलना सीखते हो, तीसरे भाव के अंदर आप थोड़ा चलना सीखते हो, अड़ोस पड़ोस के अंदर जाते हो, चौथे भाव के अंदर आप थोड़ा पढ़ना लिखना सीखते हो, 5वें भाव के अंदर आप रोमांस के अंदर आते हो, 6ठे भाव के अंदर आप थोड़ा नौकरी या ये काम करते हो, 7th हाउस के अंदर आप कुछ पार्टनरशिप करते हो, बिजनेस करते हो, या आपकी लीगली मैरिज होती है, और 8वें भाव के अंदर आते आते आपकी जिंदगी की सारी तमन्नाएं और ख्वाहिशों का अंत हो जाता है। जब भी व्यक्ति एक सर्टेन स्टेजेस से निकल जाता है इसके बाद उसकी अपने बारे में इच्छाओं का अंत हो जाता है। उसको लगता है कि अब मैं ना भी जीऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके अंदर ऐसी कोई वो डिजायर नहीं होती कि हमारी लाइफ 100 साल हो, 110 साल हो। वो बीमार भी होते हैं या बहुत सारे देखिए एडिक्ट होते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए भाई ड्रिंक क्यों कर रहे हो, आपको ये बीमारी हो जाएगी, कहेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, हो जाएगी तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, ड्रिंक करना क्यों छोड़ूं। तो वो उस स्थिति में आ जाता है 8वें भाव के अंदर। 8th के बाद जो 4 हाउसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेस है, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो 9th हाउस आपका धर्म भाव है, धर्म त्रिकोण का भाव है। 10th हाउस आपका कर्म भाव है। 11th हाउस आपका काम भाव है, कामना का भाव जिसे हम इच्छा भाव बोलते हैं। और 12th हाउस आपका मोक्ष भाव है। तो ये चारों के चारों आपके जो 4 त्रिकोण हैं उनके हिस्से हैं। आपके जो कुंडली के अंदर 4 त्रिकोण आते हैं, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव ये उस त्रिकोण के हिस्से हैं। और सारे ही आपकी कुंडली के विजिबल साइड में आते हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन में आते हैं। विजिबल साइड का मतलब है सूर्य की रोशनी जिन भावों पर पड़ती है, मेनली यही भाव हैं आपके 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव। इनके आप कारक उठाकर देखोगे तो जो 9th हाउस का कारक है वो आपका जुपिटर है, 11th हाउस का भी कारक जुपिटर है। जिन भी भावों के अंदर मनी आ जाती है, देखिए पैसा आ जाता है, एक्सपेंशन आ जाता है, इच्छाएं आ जाती हैं, वो सभी के सभी भावों का कारक जुपिटर है। आपका देखिए वंश वृद्धि, परिवार वृद्धि, फैमिली, वो सभी जिन भी भावों के अंदर आ रहे हैं सभी का भाव आपका कारक जुपिटर है। इसीलिए हम जुपिटर को शुभ ग्रह मानते हैं। देखिए जुपिटर को शुभ ग्रह क्यों माना जाता है?
जुपिटर को शुभ ग्रह मानने के आपको अलग अलग रीजन बताएंगे। कोई कहेगा ये देवताओं के गुरु थे, तो ये केवल समझाने के लिए है। हमारे अंदर जब तक उतनी चीज समझ नहीं थी तो हम किसी को देवताओं का गुरु बता देते थे, किसी को राक्षसों का गुरु बता देते, वो रीजन नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर गुरु के पास जो हाउसेज हैं वो कौन कौन से हाउसेज हैं, क्योंकि देखिए किसी भी भाव के रिजल्ट कब कब मिलते हैं, या तो उस भाव में बैठा हुआ प्लेनेट देता है, उस भाव का लॉर्ड देता है, या उस भाव का कारक देता है। अब जुपिटर आपके किन किन भावों का कारक है? सेकंड भाव का कारक है, जिसे हम वेल्थ का कारक मानते हैं, आपके फैमिली का कारक मानते हैं, और आपका मैरिज का भी एक तरीके से सेकंड हाउस एडिशन इन फैमिली को भी इंडिकेट करता है। तो आपके परिवार का कारक है। तो हम एक सामाजिक प्राणी है, हमारी जिंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो परिवार प्ले करता है, बाकी चीजें रोल प्ले नहीं करती। आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनके पास न कार होती, न मकान होता है, न स्कूटर होता है, न बाइक होती है, किसी भी तरह की वेल्थ नहीं होती, मगर परिवार होता है जो जीने के लिए जरूरी है। पांचवा भाव आपका जिसका ये कारक है वो फिर आपकी संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी स्थान है, आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो संतान आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के काम में आती है। अब जब बुजुर्ग हो जाते हो तो आपकी मदद करने के काम में आती है। नवा भाव जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है फर्दर, तो वो आपका धर्म भाव है, भाग्य भाव है, उसके बगैर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कितने भी एफर्ट कर लो जिंदगी में, जब तक आप धर्म पर नहीं चलोगे, जब तक धर्म आपका साथ नहीं देगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल सकती। और 11th हाउस इज योर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी इच्छाओं का पूर्ति का भाव है। तो आप देखिए जुपिटर की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको शुभ ग्रह क्यों कहा गया है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह क्यों है कि ये 2, 5, 9, 11 आपके सारे के सारे धन लक्ष्मी से रिलेटेड भाव हैं, सबके सब धन लक्ष्मी के भाव हैं, सेकंड, फिफ्थ। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर। अब देखिए जुपिटर की स्थिति क्यों इंपॉर्टेंट होती है कुंडली में। बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि ये टॉरस लगने की कुंडली में तो ये मैलिफिक हो जाता है। जुपिटर कितना भी मैलिफिक हो जाए मगर वो दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का कारक होना बहुत जरूरी है। तो आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर की स्थिति आपकी भाग्य को निर्धारित करेगी ही करेगी, ये ध्यान रखिएगा। कहीं सोच रहे हो ये तो मैलिफिक प्लेनेट है हमारी कुंडली के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर सब तरह की चीजें चलती हैं। आपका मैलिफिक प्लेनेट भी बेनिफिक रिजल्ट देता है और बेनिफिक प्लेनेट भी मैलिफिक रिजल्ट देता है, जिसे हम अक्सर भुला देते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा टोटलिटी में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसा लिखा होता है वैसा नहीं होता, उसको आपको ओवरऑल समझना होता है। अलग अलग जगह एक ही प्लेनेट के बारे में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, उन्हें एक जगह पर लाना पड़ता है। हमें एक जगह पर वो नहीं लिख सकते क्योंकि हम समझ नहीं सकते एक जगह पर लिख दिया गया। तो जुपिटर देखिए, जब हम कहते हैं टॉरस लगने की कुंडली में, इट इज द कारक ऑफ द मैलिफिक प्लेनेट हो गया, अल्टीमेटली खराब मानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तो होता ही खराब है टॉरस लगने में। अरे भाई सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th और 11th हाउस का स्वाद तो जुपिटर ही देगा। तो इसका प्लेसमेंट खराब नहीं होना चाहिए। यदि इसका प्लेसमेंट आपका खराब है तो भी प्रॉब्लम है, प्लेसमेंट अच्छा है तो भी प्रॉब्लम है जुपिटर का, क्योंकि इसने रिजल्ट आपको टॉरस लगने की कुंडली में जुपिटर को आप देखोगे तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाला है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप लिब्रा लगने की कुंडली ले लीजिएगा, उसके अंदर भी ये 3rd लॉर्ड हो जाता है और इसके बाद 6th लॉर्ड हो जाता है, तभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मगर कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपका सेकंड भाव का टेस्ट, 5वें भाव का टेस्ट, 9वें भाव का टेस्ट और 11वें भाव का टेस्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा यदि आपका जुपिटर पीड़ित है इन भावों से। 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, इन भावों के अंदर जाकर बैठ गए हैं। आपकी किसी भी लगने की कुंडली हो, यदि आपका जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो आपको परिवार से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड संतुष्टि नहीं होगी। आपके पास खूब पकवान होंगे, घर के अंदर नौकर चाकर लगे होंगे, रसोई में हर समय पर खाना बन रहा होगा, मगर आपको ऐसी हो जाएगी बीमारी की आप रोटी नहीं खा पाओगे। तो खाने से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। 5वें भाव के अंदर आपको क्या होगा, यदि कारक बैठ गया या 5वें भाव से 6, 8, 12 के अंदर जुपिटर जाकर बैठ गया तो आपके पास संतान होगी, लर्निंग होगी, सभी कुछ होगा, मगर संतान से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप जैसा चाह रहे होंगे वैसा नहीं कर रही होगी, मनी मन में आप किलस रहे होंगे, चाहे उसने प्रोग्रेस कर रही हो। आपके पास संतान भी होगी, कार को भावनाशा है ऑल्दो, मगर संतान प्राप्त भी होगी। वैसे तो संतान प्राप्ति में भी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, मगर संतान प्राप्त भी होगी तो यू विल नॉट एंजॉय। यदि 9th भाव में यदि कारक बैठ गया तो आपको क्या करेगा, भाग्य का
साथ नहीं मिलेगा। भाग्य को आप कोसते रहोगे जिंदगी भर कि मेरे भाग्य ने यहाँ पर साथ नहीं दिया। ऐसे ही 11वें भाव के अंदर आपको गेन्स होंगे तो भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं होगे। आप सोचोगे मैंने 100 रुपए का शेयर लिया, 120 में बेच दिया, 120 में बेचते ही वो 150 पे पहुंच जाएगा। आप सोचोगे 120 में मैंने क्यों बेच दिया। आप ये नहीं देखोगे मैंने 20 रुपए कमा लिए, आप ये देखोगे नहीं मैं इसको और रोकता तो 30 रुपए और कमा लेता, वो वाली स्थिति आएगी। जुपिटर धार का कैरियर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, ये पास्ट और फ्यूचर का भी कैरियर है, ध्यान रखना। पास्ट इज योर 5th हाउस एंड फ्यूचर इज योर 9th हाउस। तो ये इनका भी कैरियर है। आपका पास्ट से जो भी लेकर आएगा उसका आप 5th हाउस से लेते हो पूर्व जन्म कर्मास, और आप अगले जन्म में जाते हो 9th हाउस के थ्रू, तो उनका कैरियर है। आपके जो पुराने कर्मों को ये पकड़कर लेकर आता है आपकी जिंदगी में, और अगले कर्मों को ये आप जब जो कर्म कर लेते हो उन्हें ये फिर से आपका इकट्ठा करके अगले जन्म में ट्रांसफर करता है। जुपिटर नॉट जस्ट ए प्लेनेट ऑफ विजडम एंड एक्सपेंशन, इट रिप्रेजेंट द ब्रिज बिटवीन योर पास्ट कर्मास एंड द फ्यूचर जर्नी। इट इज द कर्मा कारक ऑफ 9th हाउस विच गवर्न्स। देखिए 9th हाउस का कारक है जो आपके धर्म को गवर्न करता है। यहाँ पे धर्म का मतलब ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम ये होता है, मंदिर में जाके पूजा पाठ करना होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था धर्म का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। धर्म का मतलब होता है सच्चे रास्ते पर चलना। धर्म इज नॉट पूजा पाठ मंत्र आरती मंदिर मस्जिद गिरजाघर, नहीं। धर्म का मतलब है सही रास्ते पर चलना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने अंदर झांकना, और जो हम करते हैं वो रिचुअल्स हैं, उनका धर्म से कोई इस चीज से लेना देना नहीं है। तो 9th हाउस को लोग उसका कारक मानते हैं जो कि अपने आप में सही नहीं है। 9th हाउस उस धर्म का कारक है जो सही रास्ते पर चलने का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, अध्यात्म का कारक। अध्यात्म इंटरनल है, जो चीज वो अपना आप कर रहे हो बगैर किसी को दिखाए खुद के लिए कर रहे हो वो अध्यात्म है। लक एंड फॉर्च्यून का कारक है रिलीजियस बिलीव, ये रिलीजन है जो हम बात करते हैं जिसकी, वो धर्म नहीं है। रिलीजियस बिलीव जो होते हैं, हम बिलीव करते हैं कि भाई हमें ये इस देवी की पूजा करनी है, इस देवता की पूजा करनी है, वो आपका जुपिटर कारक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड पिलग्रिमेज एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। तो आपको धर्म, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का तीनों में डिफरेंस करना है आपके मन के अंदर। व्हेन जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग द रिलीजियस आउटलुक लक एंड मोरल कंपास रिमेन स्टेबल। You are likely to engage in the spiritual or social service during the later stage of life, especially as you approach life's end, to enhance the soul path for the next life. तो जुपिटर स्ट्रांग होगा तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के अंदर, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, और वर्ड से आप एसोसिएटेड हो तो यू विल बी द गिवर। देने के लिए एसोसिएटेड हो, लेने के लिए एसोसिएटेड नहीं हो। गिवर कौन होता है, देने वाला कौन होता है? जिसके पास बहुत पैसा हो वो गिवर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ज्ञान दे रहे हो तो भी गिवर है, आप किसी को पानी पिला रहे हो तो भी गिवर है, आप रास्ता किसी का साफ कर रहे हो तो भी आप गिवर हो। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तभी भी आप दे सकते हो। तो जिस भी व्यक्ति का जुपिटर स्ट्रांग होगा वो ऑटोमेटिकली 9th हाउस का कारक है, वेल प्लेस्ड है, वो अपने आप जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो वो लेने की बजाय देना शुरू कर देगा। जो भी व्यक्ति देता है वही तरता है, लेने वाला कभी तरता नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। देने से ही आत्मा संतुष्ट होती है, लेने से कभी नहीं संतुष्ट होती है, ध्यान रखना। आप खुद जज कर सकते हो, यदि आपकी देने की चाहत है तो देकर जो सुखी मिलती है वो लेकर नहीं मिलती। लेकर केवल आपकी ग्रीड बढ़ती है, ग्रीड। ये मिल गया, ये क्यों नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी सोचोगे। और देने में ये दे दिया, मैं कुछ और दे दूं, कुछ और दे दोगे, उसके अंदर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। आपके अंदर ये आएगी कि मैं कोशिश करूंगा इनको कुछ और दे दूं, मगर कुछ और मिल जाएगा, उसके अंदर आपके अंदर लालच आएगा। तो जैसे जैसे हम उम्र ज़्यादा बढ़ती है और आपका किसी का जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड हो तो उस व्यक्ति के अंदर देने की इच्छा कामना बढ़ जाती है। इसके बाद आते हैं आपका कारकास ऑफ द 10th हाउस, कर्म एंड रिकॉग्निशन। 10th हाउस आपके सभी तरीके के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, कर्म कांड को भी 10वां भाव रिप्रेजेंट करता है। केवल नौकरी नहीं होता कर्म। ज़्यादातर लोग सोचते हैं 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है, नहीं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी करते हो, आप किसी से बात व्यवहार करते हो, पड़ोसियों से, समाज के अंदर,
और लोगों से जितने भी तरीके के आप कर्म करते हो सोसाइटी के अंदर, उन सभी का भाव 10वां भाव है और उन सभी का डिविजनल चार्ट D10 चार्ट होता है, जो अक्सर हम केवल उसको नौकरी का मानकर चलते हैं। नौकरी ही कर्म नहीं है, नौकरी हमारे कर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। अक्सर हम कर्म और बहुत ज़्यादा करते हैं। हम अपने परिवार के लिए कर्म करते हैं, परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं, समाज के लिए कर्म करते हैं। हम जब भी कोई भी अपने घर के अंदर फंक्शन करते हैं, समाज को बुलाते हैं, सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, सामाजिक कार्यों में अलग अलग लेवल पर हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी कुछ 10वें भाव से देखा जाता है, ना कि केवल नौकरी। उसके मल्टीपल कारक हैं, जैसे सूर्य आपका कारक है, ये फादर, फेम एंड आइडेंटिटी का कारक होता है 10th हाउस का। साउथ इंडिया के अंदर 10वें भाव से सूर्य को देखते हैं। इट रिप्रेजेंट योर फादर, योर नेम, योर प्रोफेशनल पोजिशन। ए स्ट्रॉन्ग सन हेयर ब्रिंग्स रेस्पेक्ट, फेम एंड हाई स्टेटस ऑफ डेजिग्नेशन। अब 10वें भाव के अंदर देखिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग माना गया हर तरीके से, पक्ष बली भी हो जाता है। मगर यदि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लाने देगा ये। आप जिस भी पोजीशन पे होंगे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। या 10वें भाव से 6, 8, 12 के अंदर जब भी सूर्य होगा और यदि आपका प्रोफेशन, आप गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप ये कह सकते हो। जो भी गवर्नमेंट बनेगी आपका 10वें भाव से 6, 8, 12 में है तो आप उसके अगेंस्ट चले जाओगे, हमेशा बदलते रहोगे, बिकॉज गवर्नमेंट से आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। मरकरी है बिजनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्ट का कारक है। मरकरी इज द कारक ऑफ कॉमर्स, इंटेलेक्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। इफ मरकरी इन्फ्लुएंसेस द 10th हाउस, द नेटिव मे सक्सीड इन बिजनेस, बैंकिंग, एजुकेशन, कॉमर्स और ट्रेड। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मरकरी यदि आपका 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है या 10वें भाव से 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो आपका कितना ही बड़ा बिजनेस हो जाए मगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सैटर्न है आपका, ये पॉलिटिक्स, पावर एंड कर्मास का कारक है। पॉलिटिक्स क्योंकि मासेस का कारक होता है, जनता का कारक शनि होता है। आपकी पावर का कारक, कर्मास का कारक तो है ही, तो 10th हाउस का काल पुरुष की कुंडली में 10th लॉर्ड भी है, तो सैटर्न इस कारक ऑफ कर्मा एंड गवर्न द 10th हाउस। ये आपका रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल पावर को, सत्ता जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट रोल्स एंड स्लो बट स्टडी सक्सेस। धीरे धीरे जो हमें सक्सेस मिलती है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, वो ये सैटर्न होता है। मगर 10वें भाव का सैटर्न ये सारी चीजें आपको दिलाएगा मगर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं दिलाएगा। सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं मिलता है कि सैटर्न 10वें भाव में आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया मगर आपकी तो प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है, आप उसी चक्कर में उलझे रहोगे। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आपको छोटी लगेगी। आपको एमएलए बना दिया तो आप मंत्री बनने के लिए सोचते रहोगे, मंत्री बना दिया तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सोचते रहोगे। तो आपके पास यू विल हैव द थिंग, आपके पास चीजें होंगी मगर उनका सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा यदि सैटर्न 10th हाउस के अंदर है या 10th हाउस से 6, 8वें और 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। जुपिटर ऑलरेडी मैं अभी बता ही चुका हूँ। एंड फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर है 11th हाउस का, ये सिग्निफिकेटर है। Jupiter is also कारक of 11th house, which represents desire and their fulfillment, social perks, सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, बिजनेस इंसेंटिव एंड सैलरी ग्रोथ, मतलब जो भी गेन्स हैं बिजनेस में और आपकी नौकरी में भी जो भी गेन्स है वो 11th हाउस है। नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल गेन्स, नेटवर्किंग का मतलब सोशल सर्किल, यारी दोस्ती, मित्रता, इन सभी को ये करता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो डिजायर 3रे भाव से क्रिएट होती है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ द डिजायर्स। आपकी सारी डिजायर 3रे भाव से क्रिएट होती है, मार्स से क्रिएट होती है और उनको फुलफिल करता है 11th हाउस, दैट इज रिवार्ड ऑफ द डिजायर्स। तो 3rd और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन है। आप यदि 11th देखोगे तो लग्न से पीछे की डायरेक्शन में 3rd है और 3rd हाउस देखोगे तो लग्न की आगे की डायरेक्शन में 3rd है। तो आपकी आगे की डायरेक्शन का 3rd आपकी डिजायर क्रिएट करता है और पीछे की डायरेक्शन का 3rd डिजायर को फुलफिल करता है। अब जुपिटर यदि 11वें भाव में बैठा हो या 6, 8, 12 में बैठा हो फ्रॉम 11th हाउस, सो इट डिलेज और रिड्यूस द फुलफिलमेंट, कॉजेज डिससेटिस्फैक्शन डिस्पाइट हैविंग मटेरियल सक्सेस। आपको सक्सेस मिल जाएगी मगर ये आपको संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं होने देगा। सैटर्न एंड द 12th हाउस, तो सैटर्न आपका पता है लॉस, लिबरेशन एंड स्पिरिचुअल एग्जिट, मोक्ष, मोक्ष का भाव है 12वां भाव, तो सैटर्न मोक्ष का कारक है। देखिए सैटर्न केतु को मानते हैं ना अक्सर लोग, तो यहाँ पर मोक्ष का कारक कौन सा हो गया, मोक्ष के भाव का कारक, लिबरेशन का कारक आपका इट इज सैटर्न। तो 12th हाउस रिप्रेजेंट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रेवल, मोक्ष, लिबरेशन, स्लीप एंड रेस्ट, एडिक्शन, बैड हैबिट्स, इम्प्रिजनमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ।
अब एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कभी भी किसी ने देखा कि शनि की दशा है इसलिए फॉरेन चला गया? मेरा यहाँ तक ख्याल है किसी ने भी नहीं देखा होगा, सुना ही नहीं मैंने कभी। राहु तो सुना है, शनि की दशा में व्यक्ति फॉरेन चला गया। जाएगा भाई, शनि कारक है 12वें भाव का, तो वो आपके लॉसेज एंड एक्सपेंसेस का भी कारक है। 8वें भाव का भी कारक है, तो खराब खराब चीजों का कारक है। यहाँ पर लॉसेज और एक्सपेंसेस का कारक है। फॉरेन ट्रेवल का कारक सैटर्न है। मोक्ष का कारक लिबरेशन है। राहु को भी हम मानते हैं, फॉरेन लैंड राहु को भी मानते हैं, मगर सैटर्न इज ऑल्सो कारका। स्लीप एंड रेस्ट, आपकी नींद को भी 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। एडिक्शंस, बैड हैबिट्स एंड इम्प्रिजनमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, तो ये आपका डिटैचमेंट, वैराग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है डेफिनेटली। सैटर्न एज कारका ऑफ द 12th हाउस। सैटर्न प्रोटेक्ट by creating boundaries and test your through limitations. It governs hospital and confinement, spiritual solitude, retreats and meditation, addiction, imprisonment और कार्मिक आइसोलेशन। वही है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपका हॉस्पिटलाइज आप होंगे, उसका कारक ये है। कहीं पर आप कन्फाइनमेंट का मतलब एक ही जगह पर आपका कैद हो जाए, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। और आपका मोक्ष को भी ये रिप्रेजेंट करता है। मेडिटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम ध्यान में जाते हैं। ध्यान का भाव भी 12वां भाव है। वैराग्य का भाव, वैराग्य का मतलब ध्यान में जाना। वैरागी वही हो सकता है जो कहीं न कहीं ध्यान में गया हो, बगैर ध्यान में गए हो वैरागी नहीं हो सकता। जब तक आपको दुनिया दिखती रहेगी, दुनिया के मजे दिखते रहेंगे, आपकी लार टपकती रहेगी, और वैरागी कभी नहीं हो सकते। वैरागी वही हो सकता है जो दुनिया से डिटैच हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि एक इंसान का जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो वो उसको डिटैच होने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे उसकी जिम्मेवारियां थोड़ी खत्म हो, और आप डिटैच नहीं करेंगे तो आप फिर यहीं पर भटकते रहेंगे, जिसको आत्मा ही भटकी रहेगी कि बेटे अब सेटल हो गए तो पोते पोती की चिंता करने लग गए। आप डिटैच होइए, वर्ल्डली चीज़ों से डिटैच होइए, अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करिए, तभी आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। कार्मिक आइसोलेशन भी यही है। कार्मिक आइसोलेशन और वैराग्य एक ही बात है कि आप अपने आप में सीमित हो गए, और दुनियादारी से आप जब दूर हो जाते हो तो कार्मिक आइसोलेशन है। इट रिमाइंड अस द लाइफ इज फाइनाइट एंड डिसिप्लिन इन द लाइफ इम्पैक्ट्स योर नेक्स्ट लाइफ। तो जिंदगी आपको पता है कि मौत निश्चित है, और इस जिंदगी में जितना भी समय है उसमें हम डिसिप्लिन लाएंगे तो वो हमारी नेक्स्ट लाइफ को वो करेगा। तो रिकैप 2 गोल्डन रूल्स ऑफ द कारका प्लेसमेंट, तो एंड में बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। कार का भाव नाशा है। ए कार का शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द हाउस इट नेचुरली रूल्स, और इट मे लूज इट्स पावर टू डिलीवर रिजल्ट फुल्ली। Second one, avoid the 6th, 8th and 12th from its own house. If a karka is placed in 6th, 8th and 12th from the house it represents, the result will still come, but result तो आ आएंगे with the delay, with the sacrifice or strain, or without the ability to truly enjoy them. तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जी नहीं मेरा तो बैठा है तो मुझे रिजल्ट मिले। तो आप ध्यान से सोचिए, क्या आपने उसको एंजॉय किया? क्या वो आसानी से मिले? डिले हुए होंगे। अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ द कारका एनालिसिस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हैविंग ए प्लैनेट इन ए हाउस डज नॉट गारंटी एंजॉयमेंट ऑफ व्हाट दैट हाउस रिप्रेजेंट। ठीक है, कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ये पर्टिकुलरली कारका से रिलेटेड है। कारका अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है आपको उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिल भी जाते हैं, आप एंजॉय नहीं करोगे। ये मैं देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आप ध्यान से सुनना, आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी करते होंगे। आपने कभी आज से पहले कारकों पर ध्यान दिया है? कारका कहाँ पर प्लेस्ड है, किस बात उसका? मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी किसी के मुंह से सुना तक नहीं कि ये इसका कारक यहाँ पर बैठा हुआ है इसलिए इसके अंदर प्रॉब्लम है। आप जब भी किसी भी भाव से रिलेटेड, हमारा सारा फोकस होता है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरे रिजल्ट मिलेंगे। अरे भाई, अच्छे बुरे बगैर स्वाद के कैसे पता चला? अच्छे रिजल्ट हमें किसे कहते हैं कि हम एक मकान चाहते हैं, मकान मिल गया, ये अच्छे रिजल्ट है। मकान मिलने अच्छे रिजल्ट है, आप उस मकान को एंजॉय कर रहे हो, ये अच्छे रिजल्ट है। आपने मकान अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर खरीद लिया और आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो रिजल्ट अच्छे हुए या बुरे हुए? मतलब आपने पूरी कमाई भी झोंक दी, मकान है कहने को आपके पास, यू आर पजेसिंग समथिंग, आपके पास कोई चीज़ है,
पर असली अच्छे रिजल्ट तो तभी माने जाते हैं जब आप उस चीज से खुश हैं, इंटरनली आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरनली फील हो रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आप यदि कारका को नहीं देख रहे हो, कारका का प्लेसमेंट, कारका के बारे में बहुत बड़ी चीजें नहीं देखें, तो एक तो उसकी स्थिति देख लें, फिर वो भाव में तो नहीं बैठा है, 6-8 बारे में तो नहीं चला गया है, इन 3 चीज़ों को आप जरूर देखें जिस भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट आप देखेंगे। देखिए, जो केपी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें हम बताते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में टेस्ट कैसे पता करते हैं, रिजल्ट का टेस्ट कैसा होगा, रिजल्ट मिल गए टेस्ट कैसा होगा, वहां पर एक सब लोड से हम पता करते हैं। यहाँ पर कैसे पता करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, टेस्ट, स्वाद, आपका भाव लॉर्ड कार का आपका बता देगा कि भाई भाव कैसा है, भाव लॉर्ड कैसा है, उससे आपको पता चला, रिजल्ट मिल गए। तो यहीं पर थोड़ी रुक जाना है, रिजल्ट मिलना इज नॉट सफिशिएंट। बहुत लोगों को नौकरी मिल जाती है बहुत अच्छी, पता लगे वो रिजाइन देने की सोच रहे होते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, कि यहाँ तो मैं मजा नहीं आ रहा, बट यू आर इंटरनली नॉट सेटिस्फाइड। इन सब चीज़ों में कारका का रोल होता है, तो आप सब लोग कारका को यूटिलाइज करें जितना कर सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, समवन मे हैव वीनस इन द 4th हाउस विच यूजुअली इंडिकेट, वीनस 4थे भाव में, तो ब्यूटीफुल होम, खूबसूरत घर, लग्जरियस फर्नीचर, बड़े बड़े आपके फर्नीचर होंगे, लार्ज टीवी और वेल डिजाइंड इंटीरियर से सब चीजें होंगी। बट डिस्पाइट ऑल दीज कंफर्ट्स दे डोंट फाइंड टाइम टू एंजॉय देयर होम। पता लगा आप उसकी दुकान खोल के बैठे हुए ग्रोसरी की, लाला जी हैं, और ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, नोट गिनने में लगे हुए सुबह से शाम तक, शानदार घर बना रखा है, और पता लगा कि दुकान पे बाहर गल्ले पे बैठे हो, जून और जुलाई की गर्मी में पसीने टपक रहे हैं मगर नोट गिन रहे हो। कारका ने कमाल कर दिया, आपके पास सब कुछ है मगर आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहे। आप तो रात को 10-11 बजे दिन भर तपके गर्मी के अंदर आएंगे, क्योंकि आपकी यदि ग्रोसरी की दुकान है तो आप दरवाजा बंद करके भी नहीं बैठ सकते एसी चलाकर। जो ज़्यादा दुकानें चलती हैं वो खुली ही होती हैं, और उनके अंदर आप बहुत मोटा पैसा भी कमा रहे हो। मगर क्या हुआ कि आपका ये कारक का रोल है, इसको ध्यान से समझें आप, कि समवन में है वीनस इन द 4th हाउस विच यूजुअली इंडिकेट अ ब्यूटीफुल होम। बहुत अच्छा घर बन गया, फर्नीचर बड़ा बड़ा ले लिया, बहुत बड़ी टीवी होगी, बहुत कार भी होगी, आपके पास बड़ी बड़ी कारें खरीदी हुई हैं, मगर इन सब के होने के बावजूद भी आप उसको एंजॉय नहीं करोगे। दिस इज वेयर कार का प्लेसमेंट बिकम्स क्रूशियल। 2 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ द कार का प्लेसमेंट, वो रिपीट कर दिया मैंने ऑलरेडी। कार का शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द हाउसेज, इट सिग्निफाई दिस मे रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ थिंग्स बट विदाउट सेटिस्फैक्शन। तो आई थिंक अब ये कार का आपको इम्पोर्टेंट हो गया होगा। लास्ट की मैं कुछ एक बातें और बता देता हूँ एंड देन आई विल कंप्लीट द क्लास, ये टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाएगा। Why is this important? Each planet has its own range of influence. जब जुपिटर इज द कारक ऑफ द 5 हाउसेज हो गया, 7th हाउस का भी कारक मानते हैं। मार्स गवर्न 3 हाउसेज, सन गवर्न 3 हाउसेज, मार्स आपको पता है 3 हाउसेज को गवर्न करता है, सूर्य भी 3 हाउसेज को करता है, मून गवर्न 1 हाउस, वीनस गवर्न 1 हाउस, 7th, 4th को भी करता है, एंड सो ऑन। सो व्हेन असेसिंग ए चार्ट, डोंट स्टॉप एट आइडेंटिफाइंग द साइन और असेंडेंट, गो डीपर, लुक एट द कारका फॉर ईच हाउस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं रखते तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लेकर आया है, और ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टडी है, मैं आपको बता देता हूँ, और किसी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सब कुछ जो है प्रिपेयर्ड है, ये मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर किया है, अलग अलग जगह से पढ़ के, ये किसी क्लासिक्स में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, एवरीथिंग इज डिस्कवर्ड बाई मी। सी वेयर द कारका इज प्लेस्ड इन द चार्ट, is it strong or debilited, exalted or weak, is it placed in 6th, 8th और 12th from its own house। दिक्कत कहाँ पर है, आपका कार का यदि प्लेस्ड ठीक नहीं है तभी भी दिक्कत है आपको, आप उस भाव से सही प्लेस नहीं है तभी भी दिक्कत है आपको, कमजोर है तभी भी दिक्कत है आपको। जैसे शुक्र किसी का भी यदि वो सही भी है, भाव से 6-8 बारे में भी नहीं है, मगर पता चला वो कंबस्टेड है, नीच का है, तो आप फिर भी मैरिड लाइफ का स्वाद, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज भी होगी, ब्यूटीफुल हस्बैंड होगा, ब्यूटीफुल वाइफ होगी, बट आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इस तरीके की चीजें हैं आपकी। इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया है, एनालॉजी, द पेन दैट डजंट राइट। इमेजिन समवन गिव्स यू ए ब्यूटीफुल पेन। आपको एक कोई भी व्यक्ति एक खूबसूरत पेन दे देता है,
आप इसे ले लेते हो और लिखना शुरू करते हो, मगर देखते हो इसके अंदर इंक नहीं है। अब क्या होगा, आपको, आपने पेन खरीदा, बहुत सुंदर पेन था, कहीं जाकर आपने लिखना शुरू किया, तो देखिए आप पेन परचेज कर रहे हो मगर लिख नहीं पा रहे हो। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने एक दूसरा पेन उधार लिया, बहुत सिंपल डिजाइन में है, मगर वो आसानी से लिख रहा है। दूसरा पेन क्या होगा, बहुत सिंपल डिजाइन में, देखने में ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत आसानी से लिख रहा है। तब क्या होगा, द फर्स्ट पेन रिप्रेजेंट ए हाउस विद ए प्लैनेट बट नो जॉय, द कार का इज मिसप्लेस्ड। पहले केस में कार का आपका मिसप्लेस्ड है, आप चीज को पजेस कर रहे हो मगर उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। सेकंड पेन में लुक प्लेन बट इट फंक्शंस परफेक्टली, तो कार का इज वेल प्लेस्ड। तो कार का वेल प्लेस्ड होगा तो उस चीज से रिलेटेड आपको स्वाद मिलने वाला है, तो इस चीज को हम ध्यान करेंगे। द रियल पावर लाइज नॉट इन अपीयरेंस बट इन द प्लेसमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कार का। तो दोनों चीजें आपको देखनी है कि उसका प्लेसमेंट और इंपॉर्टेंस क्या है। कार का इज द इनर फोर्स, द इमोशनल, कार्मिक एंड एक्सपेरिमेंटल लेयर ऑफ द हाउस। You must analyze each house not in isolation but by considering where its कारका lies in the chart। तो कारका को आपको हमेशा देखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इन दिस वे मैं जो मेरी एक कारका की सीरीज है इसको मैं आज एंड करता हूँ, विराम देता हूँ। और कारका मैंने सभी 12 भावों के बता दिए, आपने कई बार सुन लिया होगा जो चीज़ें मैंने रिपीटेटिव वे में बताई है, तो होपफुली सबको जो जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनको समझ में आ गई होगी। जी राहुल जी। सर जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। आपने एक तो मेरे को ये क्लैरिफाई करना था, जुपिटर इज द कारका फॉर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस। आपने 5 बताया, पांचवा का भी कारक है, सेवेंथ का वीनस नहीं है सर? जुपिटर भी है। अच्छा, दैट इज वन। नंबर 2 सर, आपने जुपिटर की प्लेसमेंट के बारे में बोला, इफ इट इज 6, 8, 12 फ्रॉम द position of its house of which it is the karaka, it may not give good results or it may not give satisfactory results। सर मेरा अपना, मैं तो खैर आई डोंट क्लेम टू बी अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, बट जो थोड़ी बहुत ज्ञान है मेरे पास, मैंने एक चीज देखा सर, मैंने कई लोगों की कुंडली में जुपिटर को 6th हाउस में देखा है। एंड लेकिन सर एक चीज मैंने देखा, जुपिटर चाहे जो भी कंडीशन हो, उसकी पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि एकदम अमृत डालती है। अगर मैंने देखा 6th हाउस में भी जुपिटर बैठ के 10th हाउस को देखेगा और 2nd हाउस को देखेगा, तो दे आर वेल ऑफ इन देयर प्रोफेशन एंड दे आर वेल ऑफ इन देयर विद एज फार एज देयर वेल्थ इज कंसर्न्ड। उनमें ना एक मैंने देखा उनकी जुबान पे जैसे आप अंडरस्टैंड गलत कर गए। मैंने 6, 8, 12 कहां से बोला है? जो जिस भाव के वो कारक है। तो आपका 6ठे भाव में बैठा है तो वो 5वें भाव से 5th हुआ कि नहीं हुआ? वो 2nd हाउस से 5th हुआ कि नहीं हुआ? 5th नहीं हाउस से सर, 2nd हुआ कि नहीं हुआ? 11th हाउस से तो वो फिर 8 हो गया। 11 तो ठीक है, बाकी सारे भावों से तो वेल प्लेस्ड हो गया ना वो। बट डिस्पाइट दैट सर, विद ड्यू डेफरेंस टू यू, मेरा इतना ही सा था कि जुपिटर, मैंने एक चीज देखा, जिस भी कंडीशन में हो, गुड और बैड, बट उसकी दृष्टियों में जिस जहां पे भी दृष्टि पड़ती है वो अच्छे फल देता है। ये इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड करेक्ट और रॉन्ग सर? नहीं, पर कार का में दृष्टि का रोल नहीं है, अभी हम कार का डिस्कस कर रहे हैं, हम प्लेनेट डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक, ठीक है सर, देन सो हाँ, ठीक। क्योंकि हमने जो डिस्कस किया है प्लेनेट के तो कई सारे रोल होते हैं। प्लेनेट का आपके उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है वो। सेकेंडली वो उसकी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा कि उसकी लॉर्डशिप कौन सी है कुंडली के हिसाब से, तो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मगर एज ए कार का आप जब भी देखोगे जुपिटर को, जैसे आप 6th हाउस के अंदर जुपिटर को बोल रहे हो तो बहुत वेल प्लेस्ड है वो। हाँ, वेल प्लेस्ड, करेक्ट। आपका 10th हाउस से 9th हो गया, 5th हाउस से 2nd हो गया और 2nd हाउस से 5th हो गया, तो इससे बेटर क्या प्लेसमेंट हो गया अपने कारकों के लिए। ठीक है सर, नीलम मैम। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जो कारक है वो अपनी भाव से भी 6, 8, 12 नहीं है और उसकी प्लेसमेंट भी त्रिकोण में है जहाँ अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन वो किसी शनि से या मंगल से पीड़ित है, तो रिजल्ट में क्या टेस्ट और खराब हो जाएगा पीड़ित। तो मतलब चाहे उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, चाहे 6, 8, 12 में नहीं है, फिर भी देखो मैडम, इनको टोटलिटी में फिर हम सारी चीजें जानते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको एनालाइज करना है।
मैंने केवल प्लेसमेंट 6 8 12 में बताया तो वो आपका खराब हो गया। मैंने साथ में ये भी तो बता दिया कि यदि वो नीच का हो रखा है, किसी तरीके से पीड़ित है, तो भी प्रॉब्लम तो देगा ही ना कारक। अच्छा जी, तो मतलब कितने परसेंट पर प्रॉब्लम आती है? परसेंटेज ये मान के चलिए कि वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा पीड़ित है तो। ओके ओके सर, ठीक मतलब है। परसेंटेज तो बताना थोड़ा मुश्किल है, कितना अधिक पीड़ित है वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो वो जितना ज़्यादा पीड़ित होगा उतना ही हम सोचेंगे कि हमें उस चीज़ से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्लेसमेंट अच्छी है, 6 8 12 में नहीं है भाव से, तो कुछ तो प्रॉफिट देगा वो। हाँ, मगर वो जैसे कंबस्ट हो गया और आपका नीच का हो गया और एफ्लिक्ट हो गया, तो कारक तो आपका खराब हो गया ना। प्लेनेट कब खराब होता है वो देख लो आप। अच्छा, फर्स्ट प्रेफरेंस हम खराब को देखेंगे कि पीड़ित, मैं पीड़ित एक्चुअली को। एक क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्लैनेट कब एफ्लिक्टेड होता है। तो हाँ। कारक यदि एफ्लिक्टेड है तो वो आपको टेस्ट नहीं मिलने वाला है उसका पर्टिकुलर काम का। आपको ओके। चाहे अपीयर नहीं हो रहा हो, मगर इंटरनली आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अच्छा, कोई ग्रह एक से पीड़ित होता है या 2 ग्रहों से पीड़ित नहीं होता है, नहीं, इससे भी ज्यादा फर्क? पीड़ित हो गया ना फिर वो और ज्यादा परेशानियां देगा। ओके सर। मतलब पीड़ा के ठीक। भी कई कारण है ना, कि उसका प्लेसमेंट भी खराब है, नीच का भी हो गया और कोई एफ्लिक्ट भी उसको कर रहा है, तो पूरी तरीके से पीड़ित हो गया। ओके सर, जैसे एक ज्यादा ह्यूमन बीइंग में लॉ देखे पीड़ा को समझने के लिए, इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि एक पर्सन को नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, एक टेंशन हुई, पता लगा उसको हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, दूसरी टेंशन होगी, पता लगा घर में वाइफ से भी डिस्प्यूट चल रहा है, तीसरी प्रॉब्लम होगी। अब एक नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो तो एक चीज से पीड़ित है, मगर उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो और ज्यादा पीड़ित हो गया ना। और तीसरा, बिल्कुल। यदि उसके घर में भी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो और भी पीड़ित हो गया। प्लेनेट का भी ऐसा कैसे ही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, निधि मैम। सर, ये जो आपने अभी बताया, तो ये मान लीजिए जैसे कारको भाव नाशाय हम देख रहे हैं, तो वो उसी इसमें हो गया, तो ये हमेशा के लिए खराब हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, एक बंदे ने घर लिया और जिस समय उन्होंने घर लिया था तो वो वहां रह नहीं पाया, उनका प्लेसमेंट फॉरेन में था, तो वो एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन बाद में 2 साल बाद उन्होंने वो घर बेच दिया, वो जॉब भी उन्होंने इंडिया में ले लिया, अब जो घर है वो उसको अच्छा एंजॉय कर पा रहे। दशाओं का भी थोड़ा रोल होता है। जी, दशाओं का भी रोल होता दशाओं है। का भी थोड़ा रोल होता है, पर यदि कारक पीड़ित है तो वो उसमें कुछ ना कुछ इशू रहेंगे डेफिनेटली। अच्छा, मतलब ऐसा मतलब कह इसका सकते हो तो कि भाई वो जिस इच्छा से उन्होंने लिया होगा या जैसा होगा, उसमें कुछ ना कुछ उन्हें कमी महसूस होती होगी जो दूसरे लोगों को नहीं पता लगता। कई बार हमें ये कमी महसूस होती है कि ये हाँ, रेलवे स्टेशन के नज़दीक होता, एयरपोर्ट के नज़दीक होता, पर्टिकुलर लोकेलिटी में होता, थोड़ा एक कमरा और होता, तो वो पर्सन क्या होता है, परमानेंटली उसके माइंड में चलता रहता है अपने घर के लिए कि और थोड़े रूम बड़े होते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में चलती हैं, तो हम उसको उस वे में नहीं एंजॉय कर पाते जिस वे में हमें करना चाहिए। कुछ कमी अच्छा। कसक होती है मन के अंदर, ऐसा कह सकते हो आप। हाँ, जो मतलब वो पर्सन हमसे शेयर नहीं करता होगा, हाँ, ऐसा हो अब मतलब सकता। आप ये मान के चलिए कि दूसरा व्यक्ति कभी भी आपको पूरी बात नहीं बताएगा। पूरी बात नहीं हाँ, बताएंगे। ओके, जैसे बहुत थैंक। लोगों के बच्चे हैं वो वेल सेटल्ड है। अब जी। आपको तो ये पता है वेल सेटल्ड है यूएसए में, मगर उनके पिताजी से पूछो, वो कहता जी 6 6 महीने रिंग नहीं करते। अब आर दे सेटिस्फाइड? वो बेचारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं कब बेटे का रिंग आए, कब बेटे का रिंग आए, कब बेटे का रिंग आए, बेटा रिंग करने को तैयार नहीं है। अब सर, एक्सटर्नली तो आप सोचोगे। ये जैसे ये एग्जांपल आपने दिया, तो ये कब होगा? ये तब, ये रिजल्ट उनको तब मिलेगा जब वो जाके एक फॉरेन एज में आएगी प्लेस हो देश काल जाएंगे। पात्र के हिसाब से ही है कि वो उसको जी ओवरऑल जी। एंजॉय नहीं करेगा इंसान अपनी लाइफ में। हाँ जी, मतलब जैसे वो बचपन में तो वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि उनके हाँ, रिजल्ट अच्छे आ रहे बचपन में होंगे, तो अच्छा पढ़ रहा है ना? होगा, लिख रहा होगा, जी। आईआईटी में हो गया, आईएम में हो गया, यूएस में सिलेक्शन हाँ हो गया, एमएस करने चला गया, हाँ, ये करने चला गया। अब यहाँ तक तो एंजॉयमेंट है। अब यहाँ एमएस तो के बाद एंजॉय। उसने वहीं से एक लड़की से शादी कर ली जो आना ही नहीं चाहती इंडिया। अब वो आएगा हाँ, ही नहीं। अब वो आपकी सफरिंग शुरू हो गई इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं ये बताएंगे वो आपको। यही मेरा प्रश्न था सर कि ये हमेशा के लिए होता है कि किस पर्टिकुलर हर चीज का टाइम एक पीरियड समय होता है एक्चुअली। समय होगा? हाँ ठीक है सर, जी, थैंक यू। वंदना मैम। वंदना मैम। हाँ जी सर, प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ जी सर, कई बार होता है कि सर जैसे आपने बताया कि अगर कोई
ग्रह भाव में बैठा होता है तो वो भाव बली हो जाता है। सर डिस्ट्रिक्ट जो लगन की कुंडली है उसमें मुझे काफी कंफ्यूजन हुआ सर। मैंने कुंडली देखी, उसमें जो शनि है वो पृथ्वी था, लेकिन उसकी जो दृष्टि थी वो चंद्रमा पे थी। तो सर इसमें हम क्या बोलेंगे कि फोर्थ हाउस मतलब कि वो पीड़ित हो गया, चंद्रमा तो उसमें पीड़ित हो गया, तो भी माँ को दिक्कत होगी, माँ का कारक तो पीड़ित हो गया लेकिन भाव बली है, तो उसको कैसे रिजल्ट मिलेंगे इसमें? नहीं हम उसको देखो, कारक कैसे का जो देखेंगे? रोल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। यदि कारक पीड़ित है तो उससे रिलेटेड उसको टेस्ट ठीक नहीं मिलेगा। माँ से रिलेटेड उसको परेशानियां रहेंगी, चाहे माँ की हेल्थ खराब हो या माँ से रिश्ते खराब हो या माँ से दूर रहना पड़े उसे। माँ से रिलेटेड वो उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा हम मानेंगे। अब कारक को केवल यहाँ पे वो इंक्लूड करो, तो कारक का हाँ जो मैंने और बताया है, क्योंकि उसको आप सब चीज़ों से इंक्लूड करोगे तो फिर हाँ कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे। कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आप ये मान के चलिए कि मून हाँ यदि एफ्लिक्ट है अ, तो मदर से रिलेटेड उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि पता लगे मदर से रिश्ते खराब है, उसको मदर से दूर रहना पड़े इसलिए वो परेशान हो, या क्या कहते हैं कि मदर की तबीयत खराब है, या जो भी है मतलब रीज़न, उस तरीके से वो इंटरनली माँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको परेशानी मन के अंदर होगी इंटरनली। सर एक क्वेश्चन और था, इसी कुंडली में हुआ था, मैंने उनसे पूछा था कि जब उनके चंद्रमा की दशा आई ना तो उनके मदर का यूट्रस रिमूव हुआ था, लेकिन उनके फादर को कोई दिक्कत नहीं आई। वो मतलब कि चंद्रमा 9th लॉर्ड भी है तो वो उसको 6 में बैठने का कोई रिजल्ट नहीं मिला। फादर उसके बिल्कुल ठीक ठाक रहे हर दशा से, हर तरह से। नहीं वो मैडम कुंडली वो देख के मुझे पता नहीं थोड़ा चलेगा। समझ, वो क्योंकि जरूरी नहीं है 9th कि लॉर्ड वो भी है ना चंद्रमा वृश्चिक D1 के राशि। बेस पे हो सकता है D12 के बेस पे हो, वो ट्रांजिट पे भी डिपेंड करता है। तो वो उस तरीके से नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या हुआ है, क्योंकि हम देखो जनरल स्टडी कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने बातें बताई हैं वो सब कुंडलियों पर नहीं लगेंगी। आपको 10-20% कुंडलियाँ ऐसी होंगी जिसमें ऐसा नहीं होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। तो हर कुंडली पे नहीं लगता, पर जो नियम है वो ये है, हाँ हमें जी इन नियमों को आधार मान के आगे बढ़ना है। हाँ जी सर, बस लक्ष्मी थोड़ा मैम, सा इसमें हो जाता है कि वो कारक भी है 9th लॉर्ड भी है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मदर को लेंगे या फादर को लेंगे, नहीं इसलिए थोड़ा हो। आप बताइए कि 4th हाउस से कौन सा हाउस होता है? 9th। ठीक है सर। 6th होता है ना कारक का। हाँ सर वहाँ से तो हाँ जी प्लेस्ड कहाँ पर है जी। मून? हाँ जी सर, फादर का सर, फादर से सर चलो 6th मैम हाउस वो में। स्पेसिफिक हो गया, डाइवर्जन हो जाएगा वो, तो जब तक कुंडली ना हो तो उसमें बताना कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी तो हम एक जनरल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें यदि वो 6-8-12 के अंदर है और उसी भाव के अंदर है तो उसके अंदर, और कारक यदि एफ्लिक्टेड है तो उसके टेस्ट में कमी आएगी, ये आप नियम मानकर चलो। कहीं नहीं आ रही है तो और कुछ रीज़न हो सकता है, या हमें पता नहीं है। फादर का जरूरी थोड़ी उसकी माँ का यूट्रस रिमूव हुआ है, फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो, हेल्थ रिलेटेड इशू रहे होंगे, मेंटल इश्यूज रहे होंगे, हमें नहीं भी पता होता कई बार। जरूरी थोड़ी है कि मेजर और विजिबल इशू हो। और सर उसके फादर को जॉब में भी दिक्कत हो सकती है। हाँ तो कुछ ना कुछ इशू आ हाँ जाते जी हैं फिर। ठीक है। और ठीक लॉर्ड है की अभी हम बात नहीं कर रहे, लॉर्ड को देखने का ठीक है तरीका अलग है। जी जी डेजी मैम, ठीक 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 है। डेजी मैम। जी गुरु जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुरु जी मेरा ना कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक कंफर्मेशन आपसे लेनी थी। जैसे अभी आपने बोला कि कारक भी दशाओं के हिसाब से ही फल देंगे, दशाएं जब आएंगी। नहीं ये नहीं कहा मैंने, कारक अभी डिस्कस। नहीं, वो ठीक है। कारक का क्या होगा कि जब किसी प्लेनेट की दशा होती है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना खुद की, हाँ जी। तो वो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। मगर कारक आपका पीड़ित है तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। सारी उम्र टेस्ट खराब हाँ रहेगा। टेस्ट में कमी रहेगी, और टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि ठीक है। आपको विजिबली चीज़ें हों, कि आपको जैसे ठीक। कहते हैं ना पर्सन के अंदर कुछ एक वैसे ही रहती है, कुछ ना कुछ हर एक को होती है। उसको हाँ आप जी। अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस चीज़ से रिलेटेड उसको आदमी सोचता है कि कुछ ऐसा और होता है हर केस में, तो उस तरीके की कमी उसको महसूस होगी। महसूस होएगी, या बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छा सारी उम्र रहेगा। हाँ सिर्फ कम यादा हो जाएगा, दशाओं के अकॉर्डिंग कम यादा आ हाँ जाएगा। दशाओं में ठीक है। क्योंकि और प्लेनेट एक्टिव हो जाता है तो वो सबसे हाँ ज़्यादा जी। इन्फ्लुएंस करता है।
देते। और दूसरी ये कंफर्मेशन लेनी है, जैसे अगर हम छठे भाव का कारक देख रहे हैं, अगर हमें जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम शनि को देखें, और लोन वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हम मंगल को देखें, हाँ वो तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। है ना। वो ये डिवाइड करके देखना है, हाँ क्योंकि एक हाउस के दो दो तीन तीन कारक है तो डिवाइड करके लेने हैं वो मैंने उसको। आपको यहाँ पर जो इसमें पीडीएफ में सब दिया है किस चीज़ के लिए क्या देखना है। हाँ ठीक है गुरुजी, बस ये नहीं, एक हाउस की बात थी ना, तो ठीक है। जैसे किसी को टेस्ट नहीं आ रहा जॉब का तो हम शनि को लेंगे और उसका हिसाब से देख लेंगे जी उसको। जी जी और लोन, ठीक है गुरुजी, बस यही कंफर्मेशन। जयवीर थैंक यू यादव गुरुजी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मानो पंचम स्थान में जुपिटर है उच्च का एक हॉरोस्कोप में, और दूसरे में पंचम स्थान में गुरु, सेम गुरु नीच का है, तो किसको संतान के बारे में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी? जिसका गुरु उच्च का है नीच का है, उसको उसको ज़्यादा नहीं होगी, नीच का होगा। ओके। क्योंकि वो प्लेनेट भी नीच का भी हो गया ना कारक, हाँ 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 और कार को भावनाशाही भी कर रहा है, तो हाँ पीड़ित हाँ भी हो गया। और यदि उसको एफ्लिक्टेड देख रहा होगा कोई मेलिफिक प्लेनेट, तो संतान होने में भी दिक्कत होगी। हाँ हाँ। और यदि उच्च का है और साथ में केतु आ गया तो तो पीड़ित हो गया ना वो, कुछ हद तक उसको कमी रहेगी उसको। कमी रहेगी। ओके ओके, थैंक यू। आबा मैम। सर मेरा ये पूछना था कि जैसे 12th हाउस में यदि मार्स है तो उसका क्या रिpercussions होंगे? एक मांगलिक तो वो है ही, हाँ लेकिन इसके अतिरिक्त क्या मतलब वो 12th हाउस में मार्स तो इन जनरल आप ये मान के चलिए कि ऐसा तो कुछ वो नहीं है, बाकी तो डिपेंड करेगा लॉर्डशिप वगैरह पर। वो अपनी ही लॉर्डशिप में है, एट्थ अपनी अपने ही साइन में है, हाँ जी, उसकी दूसरी लॉर्डशिप कहाँ हो जाएगी फिर? इसमें 5th हाउस में। हाँ तो बेनिफिक है, अच्छा रहेगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि 12th लॉर्ड की जो सेकंड एज ए लॉर्डशिप 12th हाउस की डिपेंड करती है उसकी अदर लॉर्डशिप पर। तो वो त्रिकोण का स्वामी होकर 12th हाउस में अपनी ही राशि में बैठा है, तो वो एज ए 12th लॉर्ड भी बेनिफिक होगा, अच्छे ही रिजल्ट देगा, खराब नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अनंत लक्ष्मी मैम। सर ना फॉर अभी कारका के इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे कि नाउ जुपिटर इज द कारका फॉर द 9th हाउस and is placed in the 8th house, means it is 12th from itself. यस Okay, this for example I'm taking in my thing only, ascendant cancer की हूँ, cancer ascendant में when Jupiter is placed in the 8th house as a karaka for the 9th house, does it mean that there will be some kind of misunderstanding with the parents or something like that? इररिलीजियस होगा व्यक्ति, Religious होगा, अच्छा, इररिलीजियस। irreligious, okay, okay, that is how you, रिलीजन है एक्चुअली, pardon? वो लॉर्ड भी है ना 9th, हाँ 9th लॉर्ड भी है और 6th लॉर्ड भी है। लॉस ऑफ रिलीजन है एक्चुअली उसका, जो एडॉप्टेड भी होते हैं ऐसे लोग, अपने घर से हाँ। दूर जाकर भी रहते हैं, दूसरे के पास पलते पड़ते हैं, इस तरीके के लोग जिनका 9th लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए, और ये कारक हाँ। भी पीड़ित है एक तरीके से, कारक भी 12th में चला गया, तो वो हाँ। 12th हाउस के सिग्निफिकेशन से यदि उसको वैसे तो रिजल्ट मिल भी गए तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, अच्छा, हाँ, अंदर से that भी is what, सेटिस्फाइड नहीं होगा, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज से नहीं होगा, तो रिलीजियस हो जाएगा, वो सोचेगा इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, इस तरीके की सोच हो जाएगी उसकी। हाँ, क्योंकि to a certain extent it matches, क्योंकि बचपन में I was like there was a separation from parents for quite a long time. जी जी वो दिख रहा है, देखो मैंने बताया वही कॉम्बिनेशन। हाँ, बचपन में quite a long time separation था, and religious wise also I'm not that religious. जी 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 देखने, so that is what I wanted to understand. जी जी शैली मैम। Okay. Sir, regarding Karika only, I had a question. I know a couple, both have Venus in the 7th house. अच्छा And they both are happily married. So ऐसा सर जो हम कहते हैं कि दोनों का ही डूबा हुआ है तो maybe it gives a better result, ऐसा हम सोच सकते हैं? बस ये क्यूरियोसिटी थी। वैसे खुशी दिखते हैं सर, और दोनों का Venus 7th है। मतलब हो सकता है बाहर से दिखते हो,
मतलब बट नहीं होगा अगर एक्चुअली उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कारक है तो वो उसको मैरिज टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब वाइब तो है, परचेज तो करोगे ही, मगर जो एक होता है ना इंटरनली जो हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो कई बार हमें नहीं पता होता, दूसरे लोगों को हमें नहीं पता होता, खुद ही पता होता है कि पता लगा घर में ही लड़ झगड़ के शांत हो जाते हो या एक दूसरे की कुछ कमी महसूस होती हो, इसकी आदत ये गंदी है, जैसे हम अक्सर होता है, तो उस तरीके की स्थिति है। और हो सकता है कुछ केसेस में ना भी ये नहीं, कॉम्बिनेशन मेरा ये क्वेश्चन था सर कि दोनों का ही ऐसा है, तो कई बार जैसे हम मांगलिक दोष का समझते हैं कि दोनों का ऐसा है, तो ऐसा मतलब आई वांटेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी तो आपने एक्सप्लेन ही आपको कर मैं दिया है। दूसरा तरीका बता देता हूँ। आप जी उसका नवांश में शुक्र की स्थिति देख लीजिए। ओके राइट नवांश ठीक में है शुक्र यदि ठीक स्थिति में है तो फिर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर राइट नवांश में यदि कारक पीड़ित हो गया शुक्र, तब तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। राइट, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी डी, अगर इसमें तो दोनों का ऐसा होने में तो कैंसलेशन नहीं होगा, मैचिंग तो हो जाता है ना, दोनों को तो 7th में है। शुक्र है, हाँ हाँ ठीक है, तो दोनों का 7th में होने से तो हाँ आप तो कुंडली तो इंडिविजुअल देखोगे ना, बस मैच हो गया। कुंडली, हाँ पर कुंडली तो इंडिविजुअल देखोगे ना, दोनों की थोड़ी मिलके देखोगे, तो हर एक का टेस्ट अलग होता है। बिकॉज मैरिड लाइफ में हम इंडिया में मानते हैं कि वो दो लोग सेम है, दो सेम थोड़ी होते हैं, वो दोनों अलग होते हैं, उनका सारा फॉर्च्यून अलग होता है, उनकी हर चीज़ अलग होती है। हमारे यहाँ पर कल्चर ऐसा है कि हम उन्हें एक ही मानकर चलते हैं, पर वो एक नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं। पता लगे कि वाइफ सेटिस्फाइड हो, हस्बैंड ना हो, पता लगे कि हस्बैंड सेटिस्फाइड है, वाइफ सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसे बहुत केसेस होते हैं। तो ऐसा होगा उसके अंदर। क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं इससे एक्चुअली मैं इस उससे ले रहा हूँ अक्सर। चलो राहुल जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने जब भी हमने सवाल पूछे हैं चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आप इतने पेशेंस के साथ जवाब देते हैं, रियली थैंक यू सर। जी 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 सर छोटा सा सवाल था, ये कारक से रिलेटेड है सर। वृश्चिक लगन में मंगल उच्च का होके 3rd हाउस में बैठ जाता है, साथ में केतु भी है, तो इस केस में भी हम इसमें भी कोई कैंसिलेशन आता है कारक भावनाशय में? हाँ बिल्कुल। या इसको हम या फिर इसको हम का भाव का नाश ही मानेंगे कि नहीं, कार को मंगल भावनाशय है और ये कंप्लीट कार को भावनाशय है। उसका रीजन बता देता हूँ। कारक भी बैठा है और मेलिफिक प्लेनेट उसी भाव में आकर बैठ जाए तो भाव भी पीड़ित हो गया और कारक भी पीड़ित हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि करेज की कमी रहेगी या की भी कमी होगी, और आपका हो सकता है कि छोटे बहन भाई हो ही ना हो, तो अक्सर होने नहीं चाहिए वैसे, थोड़ा उसमें केतु आ जाता है, और है तो फिर उनसे उतना कॉर्डियल रिलेशन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। और इसका कैंसिलेशन क्या होता है सर? इस पे किसी की शुभ दृष्टि होता है या फिर नहीं? कैंसिलेशन एज सच ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ओके, को भावनाशय है तो उसका टेस्ट में कमी रहेगी, कैंसिलेशन नहीं होता इसका। अच्छा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि लग्नेश होके बैठा है या कुछ भी, वो कारक नहीं, वो अपना वो करेगा। ऐसे कारक देख रहे हैं ना, ऐसे लॉर्ड देखोगे तो ठीक है लग्नेश का जी, ठीक है सर। एक उसमें आपने एक बार बताया था कि चार्ट में कि जुपिटर स्तंभी ग्रह कैसे देखेंगे सर? क्या चीज? अगर कोई ग्रह स्तंभी हो जाता है चार्ट में तो वो नहीं, वो कैसे आपको ट्रांजिट से देखना पड़ेगा ना। अच्छा सर, तो इसमें ऐप वगैरह में दिखाता है सर वो? होता है कि कब कौन सा प्लेनेट वो था, स्टेशनरी था, और कब वो आपका मूव करना शुरू हुआ। राइट। और सर लास्ट क्वेश्चन है कि शुक्र जब आपने बताया था कि 6-8-12 में कोई भी कारक चले जाए या फिर जब तक वो अपनी राशि में नहीं है तो वो उसके एडवर्स इफेक्ट ही देगा, तो तुला लगन हो या फिर एरीज में अगर मार्स या वीनस 8th हाउस में जाके अपनी राशि में बैठते हैं तो उसमें किस चीज की वो खराब करेंगे? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो काफी स्ट्रांग हो गया। यदि एरीज लगने की कुंडली में मार्स 8th हाउस में चला गया तो बेनिफिक भी हो जाएगा, स्ट्रांग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वीनस चला गया वो भी? हाँ, वीनस अपनी राशि में जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें किसी चीज की वो हम उसको एडवर्स नहीं बोलेंगे। भाव का कारक तो है भी नहीं है, तो लॉर्डशिप का क्वेश्चन हो गया।
ठीक है सर, थैंक यू। अंशु मैम, अंशु मैम नहीं है क्या? देखो क्वेश्चनों की लाइन बढ़ती जा रही है। यस सर। और सर हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे भी अभी आपने बताया कि भावनाश हो, जैसे कि अभी गुरु है और D1 चार्ट पे 9th हाउस में है, तो D9 वो पे मत जाना भावनाश हो मैडम, गया। D9 पे मत जाना। D1 में केवल देखेंगे, But D9 में नहीं देखना। अगर वो D9 में जाके गुरु कोई रोल नहीं अगर है चला गया D9 में, लगन गुरु में, का कोई नहीं रोल रोल नहीं है। है। D9 में केवल वीनस देखना है तो देख सकते हो, बाकी किसी कारक को नहीं देखना। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। जिस डिवीजन का वो कारक है, पूजा श्री मैम। हेलो सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन कि जुपिटर अगर 4th हाउस में बैठ जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों चाहते हो आप? मतलब जुपिटर संतान का कारक है ना, अगर वो 4th हाउस में बैठ जाता है और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, मैलेफिक प्रभाव में ना हो, तो फिर संतान से क्या क्या मतलब क्या अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी? सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। अच्छा, मतलब संतान को कोई नहीं, हाँ बोलिए सर। नहीं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, ये भी हो सकता है कि संतान दूर जाके बस जाए, है ना? नहीं जरूर, लॉर्ड वो कारक ये नहीं बताता दूर जाकर बच जाए। आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कमी महसूस होगी। तो लॉर्ड बताएगा कहाँ पे जाके बसेगी। कारक तो केवल टेस्ट बताता है, आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन बताता है, तो आपको सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वजह कुछ भी हो सकती है, वो फिर और चीजें देखने में पता चलेगा। या ऐसा भी इस फॉर्म में भी हो सकता है कि मान लो किसी के बेटी हो तो बेटा चाह रहा हो, तो इस फॉर्म में भी उसमें सेटिस्फेक्शन ना हो, है ना? मतलब वो उतना ही बता दिया, उसमें स्पेसिफिक में नहीं ऐड कर सकता क्योंकि वो तो बाकी फिर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। मतलब कुछ अनसेटिस्फाइड किसी फॉर्म में आप रहेंगे। हाँ, बस उतना ही समझिए कि वो उस बंदे को आपका टेस्ट ठीक नहीं होगा उस चीज का। नमक कम है, मिर्ची कम है, स्वाद बढ़िया नहीं है, बैंगन की सब्जी है, खाना ही नहीं पसंद करते, इस तरह की भी चीज होगी, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ होगा। प्रणाम सर जी। सूद साहब। सर जी मेरा क्वेश्चन पिछली बार भी 3 हफ्ते से रह जाता है। कोई बात नहीं होगा। सूद साहब। सर मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी कि कई ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, तो और दोनों राशियों से उसको देखना है हमें 6, 8, 12, क्योंकि वो किसी न किसी से तो 6, 8, 12 में जाके बैठेगा ही, अगर अपनी राशि में नहीं बैठा तो। मतलब अपने हाउस में नहीं बैठा तो वो किसी न दूसरी राशि के हिसाब से वो फिर तो किसी न किसी राशि से थोड़ी देख रहे हैं हम, तो उसका जिस भाव का कारक है वहां से देख रहे हैं। नहीं, कारक भी वो कई भावों का है, नहीं तो किसी न किसी जिन भावों से 6, 8, 12 में बैठेगा उनके रिजल्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें कारक अपने जिस भाव का वो कारक बनता है, जो प्लेनेट, वहां से 6, 8, 12 देखना है, ना कि उसकी राशि से देखना है। नहीं, राशि से नहीं, जहाँ का कारक है। सपोज मार्स को देखना है तो 3rd हाउस का कारक है, वहां से 6, 8, 12 में बैठा है तो वो ठीक नहीं है। और मार्स कहीं और का भी कारक बनेगा। हाँ, तो वहां से मतलब जरूरी थोड़ी है वो एक भाव के रिजल्ट ठीक दे रहा हो, एक के नहीं दे रहा। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि द सेम कारक कैन गिव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन जुपिटर अक्सर देगा ऐसा। जुपिटर तो 5 भावों का कारक है, तो किसी न किसी से 6, 8, 12 में होगा और किसी न किसी से नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर फर्दर जब प्लैनेट एनालाइज करेंगे तो उस वक्त म्यूट कर लें, किसी का वो ऑन है, एक तो म्यूट कर लें, जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो हैंड डाउन कर दें, क्योंकि मेरे हैंड रेस देखकर मुझे घबराहट हो रही है, मेरा मुंह दुख गया है बोल कर। तो जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो हैंड डाउन कर लें, जिससे मुझे पता चले कम ही लोग हैं। एक्चुअली संडे को मेरी वैसे ही 2-3 क्लास होती है, तो शाम तक मुंह थक चुका होता है बोल कर। जी सर, सूद साहब। सर मैं वही कह रहा था, तो मतलब वो कई जगहों का कारक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ही और कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेगा। इसको वी हैव टू
sort of subsume it with the natural significations of that planet and then its lordship. तो रिजल्ट निकालते वक्त हमें इन तीनों चीजों को अपने विवेक से मिलाकर रिजल्ट निकालना पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी सर। नहीं तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, बहुत कंफ्यूजन फैलेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा है, रिजल्ट तो हमने पता कर लिए जो भी मिलने वाले हैं। अब उसका इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए 1 सेकंड में आप कारक को उठा के देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। रिजल्ट तो आप भावेश से देख लिया आपने कि ये पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट मिलने वाले हैं। भावेश आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे रिजल्ट मिल गए। अब आप कारक को देखिए कि जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं उनसे आप सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे एट लास्ट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी मुझे रिजल्ट मिलने वाले हैं वो उनमें कारक यदि अच्छी स्थिति में है तो थोड़े कम रिजल्ट मिल रहे हैं तभी भी पर्सन सेटिस्फाइड होगा। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सेकेंडली आई एम सॉर्ट ऑफ डिसहार्टेंड टू नो दैट कि 15 तारीख से आप ये क्लास बंद कर देंगे। सर बेसिकली इसका क्लास का जो कंसेप्ट था वो ये था कि मैं जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आती एस्ट्रोलॉजी उन्हें मैं सिखा पाऊँ। I understand that, sir. I understand that. मेरे पास रोजाना लोगों के रिंग आते हैं कि सर आप वो बेसिक कोर्स शुरू करिए, तो मैं उन्हें पता नहीं कितने दिनों से वेट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है ना सर, हम लोगों को तो आदत पड़ गई है, अब इसके बिना गुजारा नहीं होता। तो आपको कोई तरीका निकालना पड़ेगा। हमारा तो बेस ही कमजोर है सर जी, हमारा तो बेस ही कमजोर है, हमें तो ले लेना क्लास। सर मेरा शुरू किए थे वैसे, डाउट क्लास बोल के तो शुरू किए थे वैसे तो नॉट फॉर बिगनर्स। ऐसा जो क्लास में चलता हो तो डाउट क्लास ही बोल के तो शुरू किए थे। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो सर जी। अभी आप इनको 3 राशि का जैसे अलग अलग भाव का समझा रहे थे, उसी से रिलेटेड है सर। सर जैसे जुपिटर 2nd लॉर्ड भी मानते हैं हम, 5th लॉर्ड भी, 9th लॉर्ड भी है सर। तो मान लो जुपिटर लगन में बैठा तो वो 2nd से 12th चला गया सर जी, तो वो क्या धन का खर्चा हो जाएगा, यही लेंगे इसका। रिलेटेड दिक्कतें होंगी, वो पर्सन का सारा फोकस खुद पे होगा। तो परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी या धन से रिलेटेड, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। और सर ये मैरिज में भी अड़चन देगा, 2nd भाव का 12th में गया है तो? नहीं नहीं, मैरिज में क्यों अड़चन देगा। और सर जी एक बात, ये मतलब हालत जब तक दशा रहेगी इस प्लेनेट की अंतर दशा तब तक रहेगा या हमेशा? फॉरएवर। ठीक, समझ गए सर। और एक आपने पिछली बार सर जी मरकरी को फोर्थ लॉर्ड, मैडम एक बार मेरा पिछली बार का भी डाउट, मरकरी को 4th लॉर्ड का भी कारक बोला था सर आपने। और चंद्रमा तो है ही सर। हाँ, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए लेंगे ना सर। और लक्ष्मी मैम म्यूट कर लो प्लीज। सॉरी। और 4th एक मिनट मैं पूरा होने दो ना मैडम, इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन नहीं लेता क्योंकि आपके क्वेश्चन आप एक लिस्ट बना के लेके आते हो और फिर वो एंड ही नहीं करते, कहीं पूछते रहते हो, इसलिए मैं आपको नहीं लेता। मेरा ये पिछली बार का क्वेश्चन था सर, इसके बाद नहीं पूछूंगी, यही बस लास्ट है। बढ़ाते जाते हो लिस्ट को और भी लोग वेट करते। नहीं सर, जैसे 4th का कारक सर बुध था और चंद्रमा भी है कारक, और दोनों ही इकट्ठे बैठ गए सर, छठे मतलब अपने से छठे चले गए, तो तब का मतलब इनका कंबाइन प्रॉब्लम लेंगे हम? नहीं, कंबाइन नहीं, दोनों भी अलग अलग, मरकरी अलग चीज का कारक है और मून अलग चीज का कारक है। हाँ जी, तो सर एजुकेशन में और माँ को दोनों को प्रॉब्लम हो गई ना अगर ये 6th में गए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुनीता चतुर्वेदी मैम। जी जी नमस्कार सर। सर जैसे तुला लग्न में शुक्र 6th हाउस में उच्च का हो जाता है, तो ये कारक अपने कारक से 12th चला गया 7th से, तो ये क्या खराब रहेगा? बता दिया, वो आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसको। अच्छा, जैसे आप किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु की दृष्टि है तो फिर उसका कुछ फर्क पड़ेगा? 6 से 12 प्लेसमेंट में उसको कमी होगी और दृष्टि वगैरह ठीक है, मतलब पर भी उसको यदि वो 6-8 बारे में जाकर प्लेस हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, चाहे किसी की भी दृष्टि हो। अच्छा। और लेवल ऑफ प्रॉब्लम कम या ज्यादा होगी, यदि एफ्लिक्टेड भी है तो वो ज्यादा आपको, जैसे मैंने भी एग्जांपल समझाया था ना एक, कि आपको एक तरीके से पीड़ित है, 2 तरीके से पीड़ित है, 3 तरीके से पीड़ित है, प्लेसमेंट से है तो भी थोड़ा बहुत आपको उसको
बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। जी रश्मि मैम। यस सर। सर एक्सचेंज ऑफ हाउस में कारका को कैसे लेंगे? नहीं, कोई वो लेना कंसीडर देना नहीं है उसका, वो जहाँ बैठा है ओके वहीं देखिए आप। ओके ओके सर। एंड वन मोर थिंग, गुरु अगर 7th हाउस में बैठा होगा तो वो 7th हाउस का वो मेनली फीमेल्स के लिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। दोनों की मैरिज ग्रोथ में प्रॉब्लम करेगा, मैरिड लाइफ की वजह से जो ग्रोथ होगी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, थैंक यू सर। विजय लक्ष्मी मैम। प्रणाम करते हैं सर। जी जी मैम। सर एक 3 बातें छोटी छोटी हैं, कुछ क्लियर है कुछ नहीं है। एक जैसे मोक्ष त्रिकोण आपने भी बात करी थी, तो जुपिटर सैटर्न एंड केतु तीनों मोक्ष त्रिकोण के हाउसेस में किसी के होते हैं। तीनों क्या होते हैं? जुपिटर केतु एंड सैटर्न मान लेते हैं किसी के तीनों मोक्ष हाउसेस में है, 4 8 12 में है, ठीक है। और क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में ये जल तत्व की राशि के हाउस है ना, तो उसमें अगर जल तत्व की राशि है तो माना जाएगा कि ये मतलब पॉजिटिव है। और भी किसी तत्व के ऊपर कंसीडर करना होगा या कोई भी साइन हो चलता है? नहीं, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि काल पुरुष की कुंडली में जो 4 8 12 है वो जल तत्व की राशियों के साइन है ना, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि मतलब ये स्ट्रांग है किसी की कुंडली में, जुपिटर भी लेके बैठा है, केतु भी लेके बैठा है, सैटर्न भी लेके बैठा है, जैसे अभी आपने सैटर्न को 12वें हाउस से कोट करके बताया, तो उसमें जल तत्व की राशि है तो चलो ठीक है, पॉजिटिव है। तो बाकी मान लो अग्नि तत्व है तो ये इफेक्ट होगा कि ये नलिफाई हो जाएगा, इसका इफेक्ट नहीं होगा मोक्ष पे। मुझे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाह रहे हो, या तो मुझे वो जानकारी नहीं है आप जो पूछ रहे हो, ऐसा हो अच्छा सकता है। चलो मुझे वो ठीक है, मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ मैं बात कर लूंगी आपसे। अच्छा दूसरा है सर, मेरे को ये बताइए कि जैसे कहते हैं कि जुपिटर की दृष्टि बचाव करती है, क्या होती है? जुपिटर की दृष्टि बचाव करती है, ये कहते हैं ना। हाँ, लिविंग सिग्निफिकेशन में हेल्प करती है। हाँ हाँ हाँ, तो उसका भी कोई एक दायरा होता है या फॉर एवर होता है ये? नहीं, जुपिटर की दृष्टि अच्छी होती है ऑलवेज। नहीं मेरे मैं क्लियर भी पूछ लेती हूँ। मान लीजिए कि किसी के 5वें हाउस पे मार्स की भी एस्पेक्ट है, सैटर्न की भी एस्पेक्ट है, जुपिटर की भी एस्पेक्ट है, तो उसकी संतान के ऊपर थोड़ा सा बताइए, आप क्या कहेंगे? खराब होगा, 2 प्लेनेट मार्स सैटर्न देख लेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा खराब है। आप देखिए ना, 3 इन्फ्लुएंस है, मार्स का इन्फ्लुएंस है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। किसी भी भाव को कुंडली में मार्स सैटर्न मिलकर एफ्लिक्ट करते हैं, उस भाव से रिलेटेड नेगेटिव इवेंट होगा ही होगा हर हाल में। जुपिटर कुछ नहीं कर सकता। जुपिटर की दृष्टि बचाव कुछ हद तक कर सकते हैं कि नहीं? जुपिटर पीड़ित ना हो, मतलब कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर देगा, ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक्सीडेंट करवा दिया, टांग तोड़वा दी, आदमी को बचा लिया, इस हद तक प्रोटेक्ट करेगा, मगर वो पूरी तरीके से नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। 2 मेलिफिक मोस्ट मेलिफिक प्लेनेट भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जुपिटर ठीक है अपनी जगह पर आपका ये भी तो मानो मार्स की दृष्टि बर्बाद करती है, सैटर्न की करती है। हाँ वही तो, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर गैस की कुंडली बात है कि आपका केवल जुपिटर की दृष्टि से थोड़ी प्रोटेक्ट हो जाएगा वो। मैं ये तो कह रही हूँ, मेरे पास एक पर्टिकुलर जेंट्स की कुंडली है, तो उसका पर मिसकैरेज वगैरह उनके वाइफ का नहीं हुआ, फर्स्ट बेबी का, क्या हो गया? लेकिन वो एक मतलब मिसकैरेज वगैरह नहीं हुआ, मतलब जबकि लेकिन एक सर्टेन एज के बाद उनके फर्स्ट चाइल्ड की डेथ हो गई। तो हो तो गया ना, देखो मिसकैरेज होना जरूरी थोड़ी है, आपका हो गया ना, आपका 5th हाउस से रिलेटेड लॉस हो तो गया पूरी तरीके से। अच्छा चल, एक और पॉइंट है, ये जो आपने ग्रहों की आयु बताई है उसके ऊपर मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रही हूँ, बारी नहीं लगी मेरी, कि ये जो हम इसको कंसीडर करें, एक आयु जैसे राहु की बहुत लंबे टाइम की है, अभी आपने मार्स की 28 बताई, तो इसको हम ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये वाली ग्रहों की पर्टिकुलर आयु? बताया ना, वो पर्टिकुलर प्लैनेट उस एज में मैच्योर हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं वो आपके परमानेंट आ जाते हैं, उस प्लैनेट का कोई रोल नहीं होता उसके बाद। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना कि मैंने एक्सप्लेन किया था क्या मतलब होता है मैच्योरिटी का। ठीक है सर। और सर लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, वो पर्सनल है, मैं दिल्ली से ही हूँ, आप दिल्ली से हैं, कभी आपकी कोई सेमिनार हो तो मैंने एक बार पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया था सर, हम आपसे मिलना नहीं, मैं दिल्ली में नहीं करता मैडम कोई भी, क्योंकि मेरा यहाँ पे कांटेक्ट ही नहीं है। मैं तो एक्चुअली उदयपुर से एसोसिएटेड हूँ, तो वो जहाँ बोलते हैं वहाँ करता हूँ। और भारतीय विद्या भवन तो मैंने सुना आप कई बार गए होते हैं, क्यों? तो मैं ऐसे ही घूमने जाता हूँ, मैं वहाँ से अभी करंटली कोई लिंक नहीं है मेरा।
मतलब आपसे भेंट नहीं हो सकती है। नहीं, भेंट तो मैं बता दूंगा, जाऊंगा तो भेंट की कोई बात नहीं है, जाता हूँ बड़ी मगर बहुत ज्यादा आगे नहीं जिंदगी जाता। का अब आजकल तो जैसे जो हाल चल रहे हैं, परिस्थितियां ग्रहों की चल रही है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और हमारी इच्छा है कि हम मतलब ये लाभ प्राप्त कर सके हम आपको एक बार। जी मैं जाऊंगा तो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट और वीक मैं या तो दिल्ली से हूँ सर, बता दीजिएगा कभी। तो मैं अपने सौभाग्य परम सौभाग्य समझूंगी सर। मतलब आप गुरु हैं और बहुत रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम। ओके मैम, ओके। सनम मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे मंगल थर्ड हाउस का कारक होता है ना, लेकिन वो अपने से अष्टम में जाके ही दिग्बली भी होता है एंड वहीं पर ही एक्सॉल्टेड भी होता है, तो हम इसको कैसे लेंगे? ऐसे कारक वो खराब है। वैसे कारक खराब है मतलब थर्ड हाउस का तो करेज एंड एफर्ट्स का सारा तो वो फिर डिपेंड तो करेगा ना, वो कर्म का हाउस है थर्ड ठीक है, पर ऐसे 10th हाउस। कारक वो प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग है तो भी। आपका किसी भी भाव का लॉर्ड यदि 6-8-12 में चला जाता है तो कितना भी स्ट्रॉन्ग है तो खराब तो हो ही गया ना। नहीं भाव का लॉर्ड नहीं, भाव तो चलो किसी भी भाव का लॉर्ड हो, कारक को भी उसी तरीके से कि अच्छा कोई भी मैंने नियम बताया कि किसी भी भाव का कारक अपने आप से 6-8-12 में जाएगा तो वो उसके टेस्ट में कमी करेगा। तो हम मंगल अगर दिग्बल है, एक्सॉल्टेड है अगर 10th हाउस में, तो हम उसे अच्छा नहीं लेंगे? क्रिएट करेगा, कम करेगा यदि स्ट्रॉन्ग है, वेल प्लेस्ड है तो। अच्छा, पर प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा आपका टेस्ट में, प्रॉब्लम क्रिएट खुद के भाव में वो अपनी राशि में बढ़ जाए तभी भी करेगा। सपोज उच्च का भी हो गया और अपनी थर्ड हाउस में बैठ गया तभी भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि कारको हाँ थर्ड हाउस में तो बैठ गया तो कारक भाव नाश करेगा ही करेगा ना, थर्ड हाउस में बैठेगा तो कारक भाव नाश करेगा। वो अपने आप से 6-8-12 में जाएगा तभी भी उस भाव के जो भाव के सिग्निफिकेशंस हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको एक तरीके से उसको हम कार को लग्न बोलते हैं। मैं उसको टॉपिक को बढ़ाना नहीं चाहता। एक्चुअली 3 तरीके की लग्न ली जाती है, आपकी लग्न होती है, इसको हम कार को लग्न बोलते हैं कि कारक को आपने लग्न बना लिया उस भाव को, अब वहां से आप कारक को देखिए, यदि भाव को लग्न बना लिया तीसरे भाव को, वहां से कारक को देखा 6-8-12 के अंदर चला गया तो किसी भी कुंडली के अंदर अपने भाव से 6-8-12 में बैठा हुआ प्लेनेट उस भाव के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो स्ट्रॉन्ग भी हो तो। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे थर्ड हाउस है तो यंगर सिबलिंग का होता है, जो यंगर सिबलिंग के लिए अच्छा ना हो बाकी वैसे ठीक हो, ऐसा कह सकते हैं? आप मतलब उसके जो भाव से रिलेटेड टेस्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, उसको आप और चीजों से उसको लिंक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ये तुकुना स्वयं लास्ट क्वेश्चन है अब ये। सर नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन